So today we are going to discuss the anatomy of the kidneys and it's very important anatomy. ठीक है बच्चों, मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छी सर्जरी करो या आप एक अच्छे सर्जन बनो, तो उसके लिए जो एनाटॉमी की बेस है वो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज हम आपकी किडनी को बिल्कुल जीरो से लेके एंड तक इसकी एक एक चीज को काफी डिटेल के अंदर हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। एंड इट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑल अबाउट द आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, वीनस ब्लड सप्लाई, नर्व ब्लड सप्लाई, लम्फेटिक ड्रेनेज, किडनी का साइज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कराऊंगा कि आपने एमसीक्यूज तक किस तरह अप्रोच करनी है। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कुछ असेंबली से रिलेटेड पूछी जाती हैं, पेरिटोनियम से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। इनकी लेंथ क्या होती है, साइज क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम आपके पास किडनीज के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, हमारे पास जो किडनीज है, हाउ मेनी किडनीज वी हैव। तो बच्चों हमारे पास होती हैं टू किडनीज। ठीक है जी, वी हैव द टू किडनीज। दो किडनीज आपके पास होती है बच्चों। एंड एवरीवन नो दैट सर, वन इज द राइट किडनी, वन इज द राइट साइड में हमारे पास होती है राइट किडनी एंड द अदर वन इज द लेफ्ट किडनी। ये दो किडनीज होगी। नेक्स्ट बच्चों आते हैं कि सर, जो हमारी ये ब्यूटीफुल सी किडनीज होती हैं, सर इन किडनीज का वेट कितना होता है, क्योंकि ये वेट बड़ा हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको एक नॉर्मल चीज का पता होगा, जब उसके बाद उस चीज के अंदर एबनॉर्मेलिटी आएगी, तो उसको मतलब कि डायग्नोज करना या जो उसको पहचानना हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। तो आपको बच्चों, जैसे मैंने आपको हार्ट का भी वेट बताया था, लीवर का भी वेट बताया था, लंग्स के बारे में आई थिंक हमने डिस्कस किया, तो इसी तरह आज हम क्या करेंगे, आपकी किडनीज का वेट, साइज, हर चीज के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द वेट ऑफ द किडनीज। तो बच्चों जो आपकी किडनीज होती हैं, इसके अंदर हमारे पास जो राइट साइड की किडनी है, इट्स अराउंड 150 ग्राम, अराउंड 150 ग्राम। ठीक है जी। और उसके अलावा जो हमारे पास फीमेल्स हैं, फीमेल्स के अंदर चूंकि किडनीज का साइज या पैरेन्काइमा छोटा होता है, इसलिए जो इनका वेट होता है वो भी कम होता है। एंड इट्स अराउंड 135 ग्राम। ठीक है, आप ऊपर लिख सकते हो कि सर जो मेल्स हैं, मेल के अंदर 150 ग्राम है, और जो हमारे पास फीमेल फीमेल के अंदर जो किडनी का साइज है, किडनी की हाइट है, वो किडनी का वेट सब कुछ छोटा होता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो मेल के अंदर 150 के अराउंड है और फीमेल्स के अंदर 135 है। अब यहाँ पर ना आपने ये इस एक चीज को कंफ्यूज नहीं करना कि सर उस बुक के ऊपर 100 लिखा हुआ है, सर उस बुक के ऊपर मतलब कि 160 लिखा हुआ है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास मैक्सिमम या अराउंड इतना होता है। थोड़ा बहुत जो बुक्स के ऊपर है ना, किसी ने 135 लिखा हुआ, किसी ने 260 मतलब 160 लिखा हुआ, तो हमारे पास जो एवरेज जो आपके पास यहाँ पर वेट बनता है वो इतना ही बनता है। ठीक है, मेल के अंदर 150 ग्राम आपने याद रखना है और फीमेल्स के अंदर 135। नेक्स्ट आते हैं कि सर जो हमारे पास किडनीज है, इनकी हाइट या जो इनका हाइट ही चले हम लिख लेते हैं। तो सर किडनीज की हाइट क्या होती है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी बंदे के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाए तो फिर उस हाइपरट्रॉफी को हम इजीली पहचान सकें। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो किडनी है, इट्स अराउंड द 7 to 14 सेंटीमीटर। क्या किडनी का साइज है बच्चों? 7 to 14 सेंटीमीटर इन द मेल्स। और अगर हम फीमेल्स की बात करें बच्चों, तो फीमेल्स के अंदर हमारे पास होता है 8 to 12 सेंटीमीटर। 8 to 12 सेंटीमीटर जो आपकी किडनीज की हाइट है, फीमेल्स के अंदर वो इतनी होती है। ठीक है, दूसरे नंबर बच्चों आप अगर एक गौर करो ना एक चीज के ऊपर, तो ये मेरे पास राइट किडनी है, यहाँ पर हमारे पास है लेफ्ट किडनी। आप दोनों की सिमेट्री को देखो। डिड यू नोटिस दैट कि जो हमारे पास राइट किडनी है वो थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ है, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड की किडनी है वो थोड़ी सी अबव साइड की तरफ है। देयर इज द रीजन व्हाई द राइट किडनी इज बिलो एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। बच्चों यहाँ पर आपका होता है ब्यूटीफुल लीवर। क्या होता है ऊपर? सर लीवर चूंकि एक हमारे पास सॉलिड ऑर्गन है, तो चूंकि राइट साइड की तरफ लीवर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से जो आपकी राइट साइड की किडनी होती है बच्चों, वो डाउन साइड की तरफ होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये चीज भी क्या रखनी है, आप यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते बच्चों, आपकी किडनी को हम थोड़ा सा जरा और ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद देखते हैं कि हाँ सर हमारी जो किडनीज हैं, किडनीज के अंदर और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बच्चों अगर किडनी को हम थोड़ा सा ओपन करें, तो इसके अंदर हमारे हमें जो सबसे पैरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, या कौन से आपको जो स्ट्रक्चर नजर आते हैं, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो ना, देखो ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद हमारे पास ये देखो, जिनके अंदर आपकी मैं कहता हूँ कि कितने पैसे ले थाउजेंड्स रहे हैं? ऑफ नेफ्रॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं बच्चों। उनको हम क्या कहते हैं, उनके ये जो आपकी नेफ्रॉन्स होती है वो आपकी इन पैरामिड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
तो एक किडनी के अंदर सर कितनी हमारे पास पैरामिड्स होते हैं, तो काइंडली लिखिएगा यहाँ पर पैरामिड्स। ठीक है जी। तो सर द नंबर ऑफ पैरामिड्स इन द राइट किडनी और इन द लेफ्ट किडनी। ठीक है बच्चों, बताया जाता है कि सर जो राइट साइड की किडनी है इसके अंदर अराउंड 7 पैरामिड्स होते हैं, अराउंड 7 पैरामिड्स हैं। और जो लेफ्ट साइड की किडनी है इसके अंदर अराउंड कितने हैं, 8 पैरामिड्स होते हैं, अराउंड 8 पैरामिड्स होते हैं। तो 7 to 8 ये भी हमारे पास जो नंबर है ये बाज़ का वेरी कर जाता है, बट इतने आपके पास 7 से 8 जो पैरामिड्स होते हैं ये आपकी किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सर अगर हम पैरामिड्स को थोड़ा सा ओपन करें तो सर पैरामिड्स के अंदर चीजें क्या होती हैं बच्चों, पैरामिड्स के हमारे पास पैरामिड्स के अंदर होते हैं थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स, थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन हम किनको कहते हैं सर, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनीज। जो आपकी किडनीज का मेन यूनिट है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और फंक्शन के हिसाब से भी, वो बच्चों आपका क्या है, दीज आर सर नेफ्रॉन्स। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास किडनीज के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट वो आपके पास नेफ्रॉन हो गया, आपके पास जो लीवर है उसके अंदर आपके लोब्यूल्स हो गए। इसी तरह आपके पास अगर बात करें हम लंग्स की तो वहां पर क्या होते हैं आपके एलोवेलेट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। हम ब्रेन की बात करें वहां पर आपकी न्यूरॉन्स होती हैं। तो इसलिए क्योंकि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ना किसी भी ऑर्गन का, वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो पैरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर किडनीज। ठीक है, तो ये आपने पैरामिड्स का नंबर भी क्या रखना है यहाँ पर बच्चों को याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कि सर जो हमारी ब्यूटीफुल किडनीज हैं, ब्यूटीफुल किडनीज की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या है, कौन कौन सी आर्टरीज इनको ब्लड सप्लाई करती है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से बच्चों कि बिल्कुल कहाँ से हमारे पास ब्लड सप्लाई होती है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, डिसेंडिंग अयोर्टा आता है। मैं ऊपर से आपकी आर्टरी को लेके आता हूँ, डिसेंडिंग अयोर्टा। डिसेंडिंग अयोर्टा कहाँ पर अपने पास ड्राइव करता है ब्लड को, डिसेंडिंग अयोर्टा एब्डोमिनल अयोर्टा के अंदर, एब्डोमिनल एब्डोमिनल अयोर्टा। अब बच्चों ये जो एब्डोमिनल अयोर्टा जो ऊपर से आर होता है लाइक दिस, अगर देखो ना ये ऊपर से आपका एब्डोमिनल अयोर्टा आ रहा है ना, तो एब्डोमिनल अयोर्टा से एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से हमारे पास क्या निकलती हैं, ब्यूटीफुल आर्टरीज। एंड व्हाट आर द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल आर्टरीज बच्चों, जो एब्डोमिनल अयोर्टा से हमारे पास निकलेगा, दीज आर द रीनल आर्टरीज, लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड द राइट रीनल आर्टरी। यहाँ पर लेफ्ट एंड द राइट एंड द लेफ्ट रीनल आर्टरीज। ये रीनल आर्टरी आगे हमारे पास कौन सी ब्रांचेज रहती हैं जो आगे जाके सर मजीद हमारी जो किडनीज है उसको ब्लड सप्लाई करती है बच्चों। रीनल आर्टरी से आगे हमारे पास ब्रांचेज बनती हैं सेगमेंटल आर्टरी। तो ये आपने इसी तरतीब से याद रखना है, रीनल आर्टरी एंड देन द सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी आगे किसके अंदर जाके डिफ्यूज होती है, आगे जाके कौन सी ब्रांच देती है बच्चों, दैट इज द इंटरलोबार आर्टरी। कौन सी, इंटरलोबार आर्टरी। अब ये जो इंटरलोबार आर्टरी होती है सर ये कौन सी आगे ब्रांच देती है, आर्क्यू8 आर्टरी, आर्क्यू8 आर्टरी। अब ये जो आर्क्यू8 आर्टरी होती है बच्चों ये भी मजीद आगे क्या करती है, छोटी छोटी ब्रांचेस देती हैं, एंड दीज आर द इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी से सर आगे हमारे पास जो आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वो कैपिलरीज की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। और इस तरीके से हमने क्या किया, आपकी पूरी किडनी को ब्लड सप्लाई करी। काइंडली इधर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास है रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी देखो जैसे जैसे ये ब्रांचेज आगे जाती है ना, तो ये किडनी के जो जो भी जिन पार्ट से ये गुजर रही होती है उनको ये ब्लड सप्लाई करती जाती है। देखो सबसे पहले रीनल आर्टरी थी, रीनल आर्टरी ने आगे सेगमेंटल आर्टरी, ये देखो सेगमेंटल आर्टरी। तो ये हमारे पास मेजर कैल्सीज और माइनर कैल्सीज वाले एरिया को ब्लड सप्लाई कर देती है। इसी तरह आगे इंटर लोबार आर्टरी है, ये उससे आगे वाले स्ट्रक्चर उनको ब्लड सप्लाई करेगी। फिर हमारे पास आर्क्यू8 जो आर्क लाइक आर्टरीज हैं, ये आगे उनको ब्लड सप्लाई करेगी। हमारे पास जो अराउंड मिडुला मिडुलरी पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आगे जो आपके पास कोर्टेक्स आ जाता है सर, कोर्टेक्स को कौन सी आपके पास जो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज हैं वो उनको ब्लड सप्लाई कर देती है, ठीक है बच्चों। सो दैट इज द arterial blood supply of your kidneys. I am going to repeat again this beautiful blood supply: descending aorta, abdominal aorta, renal artery, two types of the renal artery, right renal artery, left renal artery. Sir, renal artery
further divided into the segmental artery, then interlobar artery, then arcuate artery, then interlobular artery, and the interlobular artery is the smallest artery of these blood vessels that supply the capillaries, and capillaries are the मेन पोर्शन जहां से हमारे पास क्या होगी, ब्लड सप्लाई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपने इसी तरतीब से याद रखनी है, ये और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2-3 ब्लड सप्लाई बताऊंगा। एक हमारे पास जो आर्म्स की ब्लड सप्लाई है वो आपने उसी तरतीब से याद रखनी है। इसके अलावा हम लोअर लिम्स की ब्लड सप्लाई को तरतीब के साथ याद करेंगे। हम आपकी जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो पूरा जो हमारे पास सर्कल ऑफ विलियस है वो हमने याद करना है। इसके अलावा आपकी ये जो रीनल की ब्लड सप्लाई है ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसी तरतीब से याद रखनी है। 2 चीजों के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इंटरलोबार आर्टरी और इंटरलोब्यूलर आर्टरी। बच्चों लोबार होता है बड़ा यूनिट, इसका मतलब है कि जो बड़ी आर्टरी होगी वो पहले आएगी। लोब्यूलर क्या होता है, छोटा यूनिट होता है, इसका मतलब इंटरलोब्यूलर आर्टरी बाद में आती होगी। ठीक है, तो ये चीज बच्चे आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर कौन कौन सी वेन्स हैं जो हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपकी किडनी से निकालती हैं और आगे आपकी इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाकर ड्रेन करती हैं। तो वीनस सप्लाई को याद करना बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि जब आप आर्टीरियल ब्लड सप्लाई कर लेते हो ना तो उसको आपने रिवर्स कर देना है। आर्टीरियल ब्लड सप्लाई को आपने क्या कर देना बच्चों, रिवर्स कर देना, उससे हमारे पास क्या बन जाती है, वीनस ब्लड सप्लाई बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लास्ट वाली कौन सी आर्टरी थी, इंटर लोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटर लोब्यूलर वेन। इंटरलोब्यूलर वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगी सर। इंटरलोब्यूलर वेन किसके अंदर ड्रेन करेगी, आर्क्यूएट वेन के अंदर। देखो ना यहाँ पर उन्होंने लिखा होगा, ये देखो आर्क्यूएट वेन। ठीक है, और जो आर्क्यूएट वेन है बच्चों वो कहां पर ड्रेन करेगी, सर आर्क्यूएट वेन ड्रेन करेगी हमारे पास इंटरलोबार वेन के अंदर। इंटरलोबार वेन, और इंटरलोबार किसमें करेगी बच्चों, सेगमेंटल वेन के अंदर। सेगमेंटल वेन, सेगमेंटल वेन आगे किसमें चली जाएगी सर, सेगमेंटल वेन हमारे पास आगे रीनल वेन के अंदर चली जाती है। बाजू का बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो सेगमेंटल वेन है ये कुछ लोगों में प्रेजेंट नहीं होती, अक्सर आप देखोगे सेगमेंटल वेन को मिस किया होता है। तो इंटरलोबार आर्टरी से ना डायरेक्टली उन्होंने रीनल वेन के अंदर ड्रेन किया जाता है। तो ये चीज भी आपने अगर याद रखनी है तो आप साथ लिख सकते हो कि कुछ लोगों के अंदर जो सेगमेंटल वेन होती है ये एब्सेंट होती है। ठीक है, फिर उनके अंदर क्या होता है, इंटरलोबार आर्टरी डायरेक्टली ड्रेन करती है रीनल वेन के अंदर ब्लड सप्लाई, रीनल वेन के अंदर ब्लड सप्लाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ना चूंकि रीनल वेन की बात हो रही है ना, तो नॉट ओनली इन रीनल वेन्स, हमारे पास ना सिर्फ जो आपकी रीनल वेन है ये किडनी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है बच्चों, हमारे पास मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस से जो गोनेडल वेन निकलती है ना वो भी क्या करती है, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर जाकर ड्रेन करती है। तो काइंडली यहाँ पर लिख लीजिए कि जो सर लेफ्ट रीनल वेन है, लेफ्ट रीनल वेन, एक तो ये किडनी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है और दूसरे नंबर पर आपके इसके अंदर कौन सी वेन आके ड्रेन करती है, गोनेडल वेन। यहाँ पर आप लिख लो गोनेडल वेन। इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पेशेंट की लेफ्ट रीनल वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाए, जो कि आपको हाइपर कोआगुलेबल स्टेट वाले जो पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर आपको ये डिजीज नजर आती है। यूएसएमली का ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर। क्या मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट किया सर, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, कि अगर आपकी रीनल वेन के अंदर बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना तो उसकी वजह से क्या होगा सर, एक तो चलो किडनी वाली तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, किडनी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं जाएगा, बैक शंट करेगा, किडनी तो डैमेज होगी। इसके साथ ही इस पेशेंट के जो टेस्टिस होते हैं ना वो टेस्टिस स्वेल हो जाते हैं, और जब टेस्टिस स्वेल होते हैं यहाँ से देखो ना बैक शंट जाएगा ब्लड, तो पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन नजर आती है, वेरिकोसील, वेरिकोसील। अब इसका देखो पूरा सिनेरियो पता कैसे आता है, एक पेशेंट है उसको है लंग कैंसर। ठीक है, अब लंग कैंसर वाले पेशेंट के अंदर वो बताता है कि वो पेशेंट बिल्कुल अपनी कीमोथेरेपी ले रहा था प्रॉपरली, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सडनली क्या हुआ कि उस पेशेंट के अंदर ना ओलिगोयूरिया होना शुरू हो गया, मतलब जो यूरिन की प्रोडक्शन थी ना वो कम होना शुरू होगी। साथ उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ कि उसको ना टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग नजर आ गई। ये पेनलेस स्वेलिंग होती है बट जस्ट देयर इज अ स्वेलिंग। तो अगर पेशेंट के अंदर मेलिग्नेंसी है, कैंसर है, कैंसर की वजह से आपको पता है हाइपर कोएगुलेबल स्टेट क्रिएट होती है, and if there is the creation of the hypercoagulable state it can lead towards the renal vein thrombosis, and if there is a renal vein thrombosis and we know that
सर सबसे पहले तो जो आपके पास किडनी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा था वो बैक शंट जाएगा, किडनी को जाके इंजर करेगा, तो पेशेंट के अंदर ओलिगोयूरिया वाली सिम्टम इस वजह से आ रही थी। इसके अलावा सर जो उसके टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग हो रही थी वो इस वजह से थी क्योंकि लेफ्ट वेन क्या करती है, हमारे पास गुनेडल वेन से भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है, तो अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो गुनेडल वेन से भी हमारे पास बैक शंट जाएगा टेस्टिस तक डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो जो टेस्टिस उस मेल के अंदर वो क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बैग ऑफ वॉर्म्स भी इसको कहा जाता है, इस कंडीशन को, वेरिकोसील को। लेकिन ये जो वेरिकोसील है क्या है, एक बात याद रखिएगा, ये कंडीशन आपके पास होती है पेनलेस। क्या कंडीशन है ये पेन, मतलब टेस्टिस की स्वेलिंग होती है लेकिन ये पेनलेस होती है। अब जो पेनफुल कंडीशंस होती हैं उसके अंदर हमारे पास एक टेस्टिकुलर टॉर्शन आती है, दूसरी हमारे पास होती है एपिडिडिमाइटिस, उनके अंदर टेस्टिस के अंदर ना बहुत ज्यादा पेन होती है। मैं इस बात के ऊपर क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन इन द बॉयज। बॉयज के अंदर ये जो एपिडिडिमाइटिस वाली कंडीशन है ना, जिसकी वजह से उनके जो टेस्टिस उनके अंदर पेन होती है, तो वो बच्चों बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो उसके लिए आपने फिर एंटीबायोटिक्स यूज करनी है, जिथ्रोमाइसिन वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर स्वेलिंग है उसमें पेन नहीं है तो फिर बच्चों हमारे पास क्या हो सकता है, वेरिकोसील कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों नर्व सप्लाई। कोई एज इट ट्रू नर्व सप्लाई नहीं है आपकी किडनी की, लेकिन यहाँ पर ना मैं आपको कुछ गैंग्लियंस के नाम लिखवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये गैंग्लियंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट तो इसके बारे में क्या ही कहेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, लेकिन लेट्स अगर बंदा पूछ ही लेता है ना कि यार आपने हार्ट की नर्व सप्लाई बताई, आपने मतलब कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स की आप नर्व सप्लाई बताते होते हो, तो आपको किडनी के बारे में अगर कोई पूछ ले तो एटलीस्ट आपके पास जो इसकी मतलब के इररेगुलर सी नर्व सप्लाई है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने बताना कि सर इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द गैंग्लियंस, कि यहाँ पर जो न्यूरॉन्स से आगे गैंग्लियंस बनते हैं, वो गैंग्लियंस क्या करते हैं, ब्रांचेस देती हैं आपकी किडनी को। काइंडली अगर आप यहाँ पर नोटिस करो ना, ये देखो ये सारे ये गैंग्लियन है, सम ऑफ न्यूरॉन्स जिसको हम कहते हैं, तो इससे आगे क्या निकलती है, ये ब्रांचेस, और ये ब्रांचेस क्या करें आगे जाके मेरी किडनी के डिफरेंट फंक्शंस को, रीनल आर्टरी की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसके बाद जो किडनी की मतलब के इनर्वेशन वगैरह है, वो सारी ये क्या करते होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मेन बात ये है कि सर व्हाट आर दीज गैंग्लियन। तो अब वैसे तो ये गैंग्लियंस के बारे में मतलब काफी ज्यादा इनका नंबर होता है, लेकिन मैंने आपको ना उनमें से जो इंपोर्टेड वंस है ना वही सिर्फ यहाँ पर लिखवा देता हूँ, उनमें से आप 4-5 लिख लें। सबसे पहले बच्चों जिस गैंग्लियन का आपने यहाँ पर नाम लिखना है, डेट इज अ सिलिक गैंग्लियन, सिलिक गैंग्लियन, ठीक है, जो यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांचेस आपके पास देते हैं। उसके बाद बच्चों आपने लिखना है, यहाँ पर हमारे पास होता है एंटीरो रीनल गैंग्लियन, क्या है, आर्ट्रियो आर्ट्रियो रीनल गैंग्लियन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला गैंग्लियन जो मैं अभी लिख रहा हूँ, आर्ट्रियो रीनल गैंग्लियन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड, क्योंकि मेनली तो ये आपकी जीआईटी की इनर्वेशंस को कंट्रोल करता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन। और चौथे नंबर पर बच्चों आपने याद रखने हैं रीनल सिंपैथेटिक फाइबर्स, जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, रीनल sympathetic fibers that directly drives from the spinal cord and provides innervation to your kidneys, ठीक है बच्चों। तो ये आपने गैंग्लियन से क्या रखने हैं, एटलीस्ट 3-4 के नाम याद रख लीजिएगा। इसके अंदर आर्टरी और रीनल गैंग्लियन को काइंडली ना भूलिएगा। उसके बाद आपने रीनल सिंपैथेटिक फाइबर्स भी देखने, जो आपके डायरेक्टली किडनी को क्या करते हैं, जाकर इनर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बच्चों अब नेक्स्ट आते हैं सर व्हाट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द किडनी। सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि लिम्फेटिक फ्लूइड होता क्या है, व्हाट इज लिम्फेटिक फ्लूइड, एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्या होता है जी लिम्फेटिक फ्लूइड, नो वन नोज अबाउट इट। लिम्फेटिक फ्लूइड कैसे बनता है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर इतने लिम्फ नोड्स होते हैं बच्चों, उनका क्या फंक्शन होता है, सर काइंडली माइक। इनके अंदर प्लाज्मा होता है और जो कि हमारे मुख्तलिफ सारी बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक एक है, रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र करते हैं। क्या लिम्फ फैट भी इसमें होता है, प्लाज्मा भी होता है, और इसके अलावा प्लाज्मा अगर इसमें है तो फिर वाइट ब्लड, ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स भी आपके लिम्फेटिक फ्लूइड्स में आ गए। बच्चों देखिएगा, जो हमारे पास लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, ये लिम्फेटिक फ्लूइड आपके ब्लड का वेस्टेज होता है,
जिन रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन होते हैं वो उनको हम ब्लड सर्कुलेशन से निकाल देते हैं। तो फिर वो कहाँ पर जाते हैं, वो हमारी इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जाते हैं। वहां से हमारी ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये उनको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपके जो ब्रेक डाउन रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक तो स्प्लीन भी उनको बॉडी से फिल्टर करती है, उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन में से जो रेड ब्लड सेल टूटते हैं हम उनको ब्लड सर्कुलेशन से इंटरस्टिशियल स्पेस में फेंकते हैं। वहां से वो किस में चले जाते हैं, ब्रेक डाउन पार्ट्स आपकी यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सेल से निकल रहे हैं या ब्लड सर्कुलेशन से निकल रहे हैं, बच्चों को इंटरस्टिशियल स्पेस में आते हैं। और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर जाते हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर जाते हैं। फिर लिम्फ नोड से हम उसको क्या करते हैं, सबको कलेक्टिवली निकाल के हम आपकी इनको निकालना, इनकी ब्रेकडाउन आपकी एक तो लीवर ने करवानी होती है, दूसरे हमारी किडनी ने इनको निकालना होता है। ये जो सारी प्रोडक्ट्स ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आइंदा अगर कोई बंदा आपसे पूछता है व्हाट इज अ लिम्फेटिक फ्लूइड, सो लिम्फेटिक फ्लूइड इज द वेस्ट मटेरियल ऑफ योर ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर इन वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कैसे करेंगे बॉडी से? सर इस वेस्ट मटेरियल को हमारे राइट एट्रियम के अंदर जाके डाला जाता है। राइट एट्रियम से ये वेस्ट प्रोडक्ट कुछ आपके जो लीवर के एंजाइम्स है जो उनकी ब्रेकडाउन करवा देते हैं, और उनकी ब्रेकडाउन करवाने के बाद आपकी किडनी के पास जाते हैं, किडनी क्या करती है, इनको फिल्टर आउट कर देती है। उसके अलावा कुछ हमारी फीसिस के जरिए एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिनकी आपको जरूरत होती है ना, जिनको आप रिसाइकिल कर लेते हो, तो आपका लीवर उनमें से उनको यूज भी कर लेता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स that formed during मेटाबॉलिज्म, आपके सेल्स की मेटाबॉलिज्म के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। या इसके अलावा जो सेनाइल रेड ब्लड सेल्स हैं, या यहाँ पर लिख देता हूँ सेनाइल सेल्स। उसके अलावा बच्चों जो हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन से वेस्ट प्रोडक्ट निकलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन से जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है, तो ये सारी आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में जाती है। देखो लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास है ना ब्लड वेसल, ये है आपकी आर्टरी। अब आर्टरी में से रेड ब्लड सेल्स का ना लाइफ स्पैन पूरा हो गया 4 मंथ का, तो उन रेड ब्लड सेल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ किडनी भी आपकी जो मेन काम ये होता है ना वो आपकी स्प्लीन का होता है। जो आपका जो स्प्लीन है दैट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स, वो कब्रिस्तान है आपके रेड ब्लड सेल्स का। तो मेनली तो वो आपके पास इनको निकालती है, लेकिन कुछ जिनकी सर्कुलेशन के अंदर ब्रेकडाउन होती है ना, तो ये रेड ब्लड सेल्स और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ पर आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में चली जाती है। ठीक है, और इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर आपका ये लिम्फेटिक वेजल्स जो हैं, लिम्फेटिक वेजल्स ये क्या करेंगी, यहाँ से इनको एब्जॉर्ब करेंगी, और इनको एब्जॉर्ब करके लिम्फेटिक वेजल्स कहाँ पर फेंकती है, लिम्फ नोड्स के अंदर, इस फ्लूइड को, इस प्रोडक्ट्स को लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड से फिर हमारे पास आ गई ना, आगे मजीद जाके रे जो आपकी थ्रेसिस डक्ट होती है, लिम्फ नोड उसमें ड्रेन करते हैं, और जो थ्रेसिस डक्ट होती है वो आपके राइट हार्ट के अंदर ड्रेन कर देती है। फिर राइट हार्ट से सर्कुलेशन में आएगा, फिर लिवर कुछ को डिटॉक्सिफाई कर देगा, कुछ हमारे पास किडनीज को निकाल देती है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपने क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन सर मेन चीज तो सर हमने ये डिस्कस करनी थी कि जो सर हमारी किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगे। जी जी। सर आपने यहाँ पे जिक्र किया है कि ब्लड के सर्कुलेशन या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो हम्म। सेम सर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये फैट को भी ट्रांसपोर्ट करती है या नहीं? सर करती। करती है ना, क्योंकि जी मैंने जी। जीआईटी वाले सिस्टम में पढ़ा था कि जी जी, ये ये आपके, हमारे जी 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 बोलें। फैट सेलुबल जो विटामिन्स के बाद जो अब्सॉर्ब हो जाती है, स्पेशल जो फैट्स होती है उसको जो ना हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ड्रेनेज किया जाता है। जी जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि देखो जो आपके एडिपोज सेल्स है ना, एडिपोज सेल से जो एक्स्ट्रा उसके फैट्स बन जाते हैं ना उससे, वो क्या करता है, उनको अपने सेल से बाहर निकाल देता है। फिर जाहिर बात उनको तो किसी ना किसी चीज ने एब्जॉर्ब करना होगा ना, तो वहां पर भी आपकी लिम्फेटिक सप्लाई जाती है, वो उसको एब्जॉर्ब करेगी और अपनी सर्कुलेशन के अंदर रखेगी। जहां पर फिर हमें फैट्स की जरूरत है, आपके लीवर को जरूरत है, वो उसको एनर्जी के लिए यूज कर लेगा। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा उनको एडिपोज सेल्स के अंदर आके स्टोरेज करवा देते हैं। ठीक है, ये तो उनकी फैट्स की सर्कुलेशन के अंदर भी आपको ये हेल्प आउट करता है। लेकिन वो कौन से फैट्स हैं, वेस्ट। मेन चीज आपने ये याद रखी कि जो वेस्ट है वही हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर जो किडनी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगी, तो कौन कौन से ऐसे हमारे पास लिम्फ नोड्स के आपने नाम याद रखने हैं। यूएस असेंबली का ये मतलब कि पैक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि टेस्टिस से ड्रेनेज कौन करता है, ओवरी से कौन करता है, फ्लोपियन ट्यूब से ड्रेनेज जो कि कौन से लिम्फ नोड्स में जाती हैं, इसी तरह वजाइना से, इसी तरह यूट्रस से, मेल के पीनस से, मेल के टेस्टिस से, मेल के इंटरनल जेनिटेलिया से,
मेल का जो एनएस वाला पार्ट है वहां से लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन से लिम्फ नोड्स निकालते हैं बच्चों, इनका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैंने इसलिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो काइंडली देखिएगा, किडनी वाला मसला तो यहाँ पर हमने आज हल कर लेना है कि कौन से लिम्फ नोड्स हैं जो किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं यहाँ पर निकालते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पैरा आयोटिक लिम्फेटिक नोड, लिम्फ नोड्स। कौन से? पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स। और ये जो आपके पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरा आयोटिक पता है इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके ना इस एब्डोमिनल आयोटा के साथ होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर होता है पैरा केवल लिम्फ नोड्स। एक पैरा आयोटिक हो गया, पैरा केवल लिम्फ नोड्स हो गए, ये भी इसी पोर्शन से हमारे पास लिम्फ नोड्स को निकालेंगे, लिम्फेटिक फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। ठीक हो गया, ये चीज आपने क्या रखनी है यहाँ पर याद रखनी है। सिंपल रीनल लिम्फेटिक सप्लाई, यहाँ पर लिख लें सिंपल रीनल लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फ नोड्स के बच्चों आपने क्या रखनी है यहाँ पर नाम याद रखना है, और जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ पैरायोटिक लिम्फ नोड्स है, इसमें से मुझे यूएस असेंबली में से क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास जो किडनी है, किडनी की कितनी लेयर्स होती हैं, जैसे कि डॉक्टर सदका हुसैन पूछ रही थी। तो वी आर गोइंग टू डिवाइड द किडनी इनटू द 2 लेयर्स। द आउटर पार्ट ऑफ योर किडनी इज कॉल्ड द, वैसे हम इसको 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो लेकिन मेजरली हम इसके वैसे 2 ही टाइप्स होते हैं। सबसे आउटर जो लेयर होती है ना, जो फैट से मिलकर बनी होती है, वो भी इनकी लेयर होती है, लेकिन मेजरली हम इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं? 2 लेयर्स के अंदर। आउटर पोर्शन रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पोर्शन है वो हमारे पास कौन सा है? रीनल मिडुला। काइंडली यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास ये ऊपर वाला है ना, जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, ये है आपका रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और इससे आगे ये जो आपको रेडिश कलर का नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है? रीनल मिडुला। हाँ जी, कौन सा जो किडनी का पोर्शन है जिसके अंदर स्कीमिया होने का ज्यादा चांस होता है? जी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, कौन सा किडनी का? रीनल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है जी, एनीवन एल्स? कॉर्टेक्स होता है जी, मिडुला होता है। ठीक है जी, तब तक आप कमेंट्स के अंदर लिखिए, मैं तब तक मिडुला इसको सर, कवर। भाई मिडुला होता है। ठीक है, आगे हमारे पास बच्चों आउटर पोर्शन कौन सा सर है? लास्ट पार्ट को मेडुला तो सर। कैपिलरीज नहीं सप्लाई कर रही, और अगर कैपिलरीज फॉर एग्जांपल उधर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, हाइपोक्सिया हो रहा है, या उधर थ्रोम्बस बन रहा है, या कुछ भी हो रहा है, तो उधर नहीं होनी चाहिए ये इस्कीमिया तो। सर आपको बता देते हैं, टेंशन आपने क्यों लेनी। रीनल कॉर्टेक्स सर हमारे पास कौन सा है? आउटर पार्ट है। ये जो किडनी की ब्लड सप्लाई है ना, ये अभी आपको बड़ी सिंपल करके बताई हुई है। अभी इसकी जो ब्रांचेज है ना, उन ब्रांचेस को रिलेट भी करते हैं ना, तो आपको ये चीज यहाँ पे वाला कंसेप्ट क्लियर मतलब हो जाएगा कि रीनल कॉर्टेक्स मतलब क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही सर, रीनल मिडुला हमारे पास क्यों इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये इसकी बेस के ऊपर नहीं है, किडनी के स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, ये ऑन द बेसिस ऑफ द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर इसको डिवाइड किया जाता है। तो फिर नेफ्रॉन को जब भी मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, फिर आपसे पूछूंगा कि हाँ भाई बताओ किसको पहले ब्लड सप्लाई मिल रही है। अच्छा अच्छा, तो सर ठीक। इसका मतलब ये होगा क्योंकि नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है ना किडनी के, हाँ जी डॉक्टर साहब, नेफ्रॉन उसकी बेस के ऊपर। जी जी, ठीक है, तो परेशान आपने नहीं होना अभी। रीनल कॉर्टेक्स सर क्या है हमारे पास? आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, एंड द रीनल मिडुला इज द इनर पोर्शन, इनर मिडुला। ये मेरे पास क्या है? इनर पोर्शन। नेक्स्ट आते हैं कि सर जो हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं जहां से एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो बच्चों रीनल कॉर्टेक्स के अंदर काइंडली लिखिएगा जो आपका बूमेंस कैप्सूल है, क्या हो गया? बूमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स के अंदर आता है। इसके अलावा आपके पास जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, और उसके अलावा जो आपका डीसीटी है। काइंडली इस चीज को मेक श्योर करें कि आपको ये चीज पता है कि रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन से हमारे नेफ्रॉन के पार्ट आते हैं, क्योंकि जब आगे जाके हमने इनका स्कीमिया करवाना है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो रीनल कॉर्टेक्स और मिडुला का होगा। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि आगे नेफ्रॉन का कौन सा पोर्शन है जो यहाँ पर इंपेयर हो रहा है। तो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर वुमेन्स पीसीटी एंड डीसीटी, एंड ऑन दी अदर हैंड बच्चों जो हमारे पास रीनल मिडुला होता है, इसके अंदर कौन से पोर्शन आएगा? आपका लूप ऑफ हैंडले, काइंडली लिखिएगा लूप ऑफ हैंडले। लूप ऑफ हैंडले के अंदर आपको पता है हमारे पास क्या आती है सर? लिम्स आती है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है, अभी मैं आपको दिखाता भी, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक हमारे पास क्या? असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब और एक हमारे पास क्या? असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, लूप ऑफ हैंडले बच्चों आपके रीनल मिडुला के अंदर आता है, और दूसरे पर आती है कलेक्टिंग डक्ट्स,
कलेक्टिंग डक्ट्स, जो कि एक सबसे जो मेजर पोर्शन आपके नेफ्रॉन का सबसे बड़ा, वो आपको कलेक्टिंग डक्ट्स और ये लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। तो ये आपने इसकी लेयर्स याद रखनी। आगे आते हैं कि सर हमारी जो ब्यूटीफुल सी किडनी है, ब्यूटीफुल सी किडनी का हमारे पास जो इसकी लोकेशन है, वो जरा इसकी लोकेशन भी बता दें, तो ताकि हमारे लिए जो सर्जरी वाला काम है ना वो काफी ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन सी किडनी जो है ना वो हमारे पास अबव साइड की तरफ होती है और कौन सी जो लोअर साइड की तरफ होती है? राइट लोअर लेफ्ट अबव। वाई? आपने अभी बताया ना स्प्लीन है तो। ड्यू टू लीवर सर। ड्यू लीवर। टू लीवर, ठीक हो गया जी सर, क्योंकि हमारे पास जो लीवर है वो एक सॉलिड ऑर्गन है। देखो आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे सॉलिड ऑर्गन पाए जा रहे हैं ना वो आपका लीवर ही है, सॉलिड भी है, और उसका मेरे ख्याल उसका वेट भी अराउंड 1.2 या मेरे ख्याल में 1.5 kg, मतलब 1500 ग्राम जो उसका होता है ना साइज होता है, वेट होता है आपके इसका लीवर का। तो वो क्या कर लेता है, इजीली कंप्रेस कर लेगा जो भी उसके नीचे आएगा। तो आगे हम देखते हैं कि सर अब बता दें, एक तो हमें चीज पता चल गई यहाँ पर कि जो हमारे पास किडनीज हैं, किडनी राइट साइड की लिख लें यहाँ पर, क्या है, राइट किडनी एंड ऑन द अदर हैंड लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी। अब इसके अंदर राइट किडनी क्या है सर, राइट किडनी मेरे पास लोअर होती है, पहली बात तो ये होगी लोअर, देन लेफ्ट वन, और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास लेफ्ट होती है ये क्या होती है, अबव होती है। अबव, कंपेयर करना दोनों, अबव देन द राइट वन, राइट वन। पहली चीज तो सर यहाँ पर हमारे पास ये होगी। दूसरे नंबर पर आते हैं बच्चों के, ये कौन सी रिब्स के अंदर पाई जा रही है हमारे पास जो किडनीज है। तो काइंडली ये इस बात को आपने जरूर याद रखना है कि हमारे पास जो 11 से 12 रिब्स के अंदर, काइंडली यहाँ पर दिखेगा स्पेसिफिकली 12 रिब्स, लेकिन यहाँ पर हम 11 भी लिख देते हैं, 11 to 12 रिब। अगर आपने कभी किडनी का लोकेशन देखनी हो ना तो आप पहले अपनी रिब को ढूंढो, ठीक है। जब आप अपनी रिब को ढूंढोगे ना तो उसके बाद आपने 11 ढूंढनी, फिर 12, जो 12 होगी बच्चे इसके बिल्कुल नीचे आपके पास क्या होगा, जो रिब केज है ना इसके नीचे हमें किडनी मिल जाती है इसलिए, ठीक है जी। सो सर 11 to 12 रिब, 11 और 12 रिब के डाउन, उसके बिलो क्या पाई जा रही है, आपकी किडनी। दोनों साइडों की तरफ अराउंड इतना ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास राइट साइड की तरफ है ना तो ये अराउंड प्योरली 12 के पास होता है, जो हमारे पास लेफ्ट होता है वो थोड़ा सा 11 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है, 12th रिब है, ये हमारे पास यूरिटर आ रहे इधर से नीचे। और इसके अलावा ना आप इसके हिसाब से भी याद रख सकते हो, जो आपके वर्टिब्राज है ना, देखो ये वर्टिब्रा कौन कौन सा है, ये अराउंड L1 और L2 है, L1 L2 L3, तो यहाँ पर आप वर्टिब्रा के हिसाब से भी लिख सकते हो। कहाँ से स्टार्ट करनी है, T12 से लेकर T12 सर, देन L1, क्योंकि बच्चों जब आपने सर्जरीज करनी है ना तो आपने यही जो लैंडमार्क्स है ना ये आपने याद रखने होते हैं, L1 L2 एंड L3, ठीक है। तो अब हमने रिब्स के हिसाब से भी आपकी किडनी की लोकेशन देख रही है, और हमने आपके वर्टिब्रा के हिसाब से भी क्या कर लिया, किडनीज की जो लोकेशन है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये चीज आपने क्या रखनी यहाँ पर याद रखनी। अब आते हैं बच्चों द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनीज, यहाँ पर फिर दोबारा लिखते हैं फंक्शनल, क्योंकि मेन काम ही इसका है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनीज, ठीक है जी। सर अगर आपने बता दिया है कि जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो काइंडली ये भी बता दें कि हमारी किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन एक्चुअली में होते कितने हैं। जैसे मैंने आपको गायनी के अंदर बताया था ना कि अगर एक ओवरी उसके अंदर इतने फॉलिकल्स होते हैं, इसी तरह बच्चों आपकी जो किडनीज हैं, किडनीज के अंदर भी जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स है ना ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सर राइट साइड में कितने हैं, राइट साइड की किडनी में कितने हैं, और फिर हमारे पास जो लेफ्ट साइड की किडनी है उसके अंदर कितने हो सकते हैं, लेफ्ट किडनी। फीमेल्स के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ जितने भी पैरामीटर्स हैं बच्चों वो फीमेल्स के अंदर कम होते हैं, चाहे वो उसका वेट है, साइज है, हाइट है, नंबर्स हैं, वो सारे कम होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों राइट साइड के अंदर आपने लिखना है 1.0 मिलियन, 1.0 मिलियन कहाँ पर है, राइट साइड की तरफ है, और 1.2 मिलियन कितने हो सकते हैं, 1.2
2 मिलियन नेफ्रॉन आपकी लेफ्ट किडनी के अंदर हो सकते हैं। ये आपको नंबर यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक है। अब 1 मिलियन भाई 10 लाख को कहते हैं, ये परेशान ना हो जाइएगा। तो हमेशा यहाँ पर नंबर मिल गया। बच्चों इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो बच्चों जो टफ कैपिलरीज हैं, दैट इज द ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के अंदर क्या आती है सर, 2 टाइप्स की आर्टियोल्स आती हैं, एक है एफरेंट, एक हमारे पास ईफ्रेंट। एफरेंट जो हमारे पास किडनीज की तरफ आता है ना, काइंडली इसको याद रखिएगा, जो एफरेंट आर्टियोल है ना, इट्स अराइवल, जो ब्लड लेके आता है, अराइवल्स। क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, हमने एसी इनहिबिटर्स के मैकेनिज्म देखने हैं, रास मैकेनिज्म देखने हैं, और एफरेंट और इफ्रेंट हमेशा तंग करते हैं। तो आपने सिंपल याद रखना है कि जो ब्लड लेके आ रहा होगा ग्लोमेरुलस की तरफ, वो एफरेंट है, अराइवल करने वाला। और जो यहाँ से जा रहा होगा, जो एग्जिट कर रहा होगा, वो ई से स्टार्ट है ना, एग्जिट, तो वो हमारे पास क्या है, इफ्रेंट आर्टिकल होगा, ठीक है। इसके अलावा सर हमारे पास होता है कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, और इसको हम क्या कहते हैं सर, डेट इज अ वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल के बाद सबसे पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, डेट इज अ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसके अंदर अराउंड 100% एब्जॉर्प्शन होती है आपकी ग्लूकोज की, आपके अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। और ये किसका पोर्शन है, देखो ये ऊपर वाला है आपके कोर्टेक्स का, ये ऊपर वाला कोर्टेक्स का पार्ट है, ठीक है। नीचे सर हमारे पास है मिडुलरी पार्ट, समझ रहे हो बच्चों। तो अगर आप नोटिस करो ना, तो यहाँ पर कितना बड़ा जो पोर्शन है वो आपके मिडुला ने संभाला हुआ है। कौन कौन सा सर, जो मेरे पास डिसेंडिंग लिम्ब है, जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है, किसके, लूप ऑफ हेनले के। जो यहाँ पर आपको आगे जाके डिस्कस करेंगे, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है, सोडियम की कहाँ से होती है, क्लोराइड की कहाँ से, पोटेशियम की कहाँ से है, बाइकार्बोनेट्स की कहाँ पर है, सोडियम की, अमाइनो एसिड्स की कहाँ पर है, ग्लूकोज की कहाँ पर है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आगे जाकर हम डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल आपको इनके स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए और इनकी लोकेशन। और ये मेरे पास है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर अपन देखेंगे, हाँ भाई फिरोसामाइड ड्रग कहाँ पर एक्ट करती है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड ड्रग्स कहाँ पर एक्ट करती हैं। और हमने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस किया था ना कि डीसीटी से ऑनवर्ड हमारे पास किसने फॉर्मेशन करवाई थी, आपके मेसेनकाइमास। और लूप ऑफ हेनले आ गया। दूसरी तरफ बच्चों देखो लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन समझा जाता है आपकी इसकी पैथोलॉजी के अंदर, रीनल की या नेफ्रॉन की, वो आपकी होती है कलेक्टिंग डक्ट्स। क्योंकि इन कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर आपके एल्डोस्टेरोन ने भी आकर लगना होता है, यहाँ पर आपके एडीएस ने भी आकर लगना होता है। तो उन 2 हार्मोन्स ने चूंकि कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर लगना और यहाँ से एब्जॉर्प्शन सेक्रीशन करवानी होती है, इसलिए ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर नेफ्रॉन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, कौन कौन से पोर्शन थे हमारे नेफ्रॉन के अंदर बच्चों। सर सबसे पहला था हमारे पास ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, फिर क्या था, बोन्समैन कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर हमारे पास लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले था, फिर हमारे पास डीसीटी, एंड एट द एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स। सबसे लास्ट पे क्या था, कलेक्टिंग डक्ट्स। ये आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद रखना। आगे आते हैं बच्चों पेरिटोनियम। पेरिटोनियम वैसे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पोर्शन है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि किडनी हमारे पास इंट्रा पेरिटोनियल है या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है। तो पेरिटोनियम बच्चों हमारे पास वो वाली कैविटी है जो इसने आपके जो इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं ना, इनको कवर अप किया होता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप समझ लें कि सर पेरिटोनियम वो वाली लेयर है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, सबसे पहले तो वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। काम इसका क्या सर, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन करवाती है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की फ्रॉम इंजरी। ये है कि अगर जो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर अगर इंजरी हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो उनकी जो ब्लड की सेक्रीशन है ये उसको भी या हेमरेज को भी कम कर देती है, जो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं। तो ये बहुत लंबा हमारा सर्जरी का ये टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ना आइडिया होना चाहिए रिलेटेड विद द किडनी। तो बच्चों पेरिटोनियम प्रोटेक्टिव लेयर है आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। एक हमारे पास होती है बच्चों इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स, इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स, और इसमें से भी यूएसएमडी के अंदर एक एमसीक्यू जरूर आता होता है, ठीक है। इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स, और दूसरा बच्चों हमारे पास कौन से, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स। इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन सर सिंपल सी बात है, यही समझ आ रहा है कि जो पेरिटोनियम कैविटी के क्या है अंदर प्रेजेंट होंगे। और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन से बच्चों, जो आपके पेरिटोनियम से बाहर होंगे। तो बात अगर मैं करूं यहाँ पर किडनी की, तो बच्चों ये है आपकी पेरिटोनियम, ये अगर आप देखो ना तो ये सारी पेरिटोनियल कैविटी। तो इस पेरिटोनियम के अंदर हमारे पास काफी सारे स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद जो इससे बाहर होंगे ना, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स। ये और आपकी जो किडनी है ये क्या है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल और रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है बिहाइंड द पेरिटोनियम,
और ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियम और रिट्रोपेरिटोनियम सेम ही चीज होती है, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी से क्या होती है बच्चों, बाहर होती है। ठीक है, इसके अलावा कांडी यहाँ पर लिख लीजिएगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है। ठीक है, जो आपकी पेरिटोनियम से बाहर है। उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी ब्यूटीफुल किडनीज आ गई हैं, सबसे पहले क्या सर, किडनीज आ गई। इसके अलावा बच्चों इंफीरियर वेना केवा भी इसी के अंदर आती है, इंफीरियर वेना केवा भी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है। इसके अलावा हमारे पास जो यूरेटर है, यूरेटर भी क्या है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होता है। इसके अलावा कुछ आपके जो कोलोन के पार्ट्स हैं ना, अभी एग्जैक्टली तो मुझे इनके नाम याद नहीं है, कोलोन के कुछ पार्ट्स इंट्रा पेरिटोनियल होते हैं, कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होते हैं। आई गेस जो असेंडिंग कोलोन है ना, असेंडिंग कोलोन वो रिट्रोपेरिटोनियल है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, तो असेंडिंग कोलोन को भी आप क्या रख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। इसी तरह आपकी जो पेंक्रियाज है ना, पेंक्रियाज का भी कुछ पोर्शन पेरिटोनियम के अंदर होता है, कुछ उसका पोर्शन जो होता है ना वो बाहर होता है। तो जो बाहर उसका पोर्शन होता है ना वो उसकी टेल होती है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं पेंक्रियाज की सर, पेंक्रियाज की जो टेल है वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है, और जो उसका हेड और जो उसकी नेक है वो इंट्रा पेरिटोनियल है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे जाके हेमरेज पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज कौन सा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हेमरेज कौन सा है, किसको हमारे पास मतलब हेमरेज हो जाए तो इजिली आप हैंडल कर सकते हो, किसका आपको क्या होती है, डिफिकल्टी होती है हैंडल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ और ऑर्गन्स भी लिख ले, सुप्रा रीनल ग्लैंड, चूंकि किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये भी बाहरी होता है, सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है, और एड्रीनल ग्लैंड। तो काइंडली ये चीज को रट्टा लगाओ, जैसे मर्जी करो, आपको ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स के नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और ऑर्गन आ रहा होगा तो हमारे पास इंट्रा पेरिटोनियल होगा, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो काइंडली ये चीजें आपने क्या रखनी है यहाँ पर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पेरिटोनियम को याद रखना एग्जैक्टली वाकई ये डिफिकल्ट होता है, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इजी कर दिया क्योंकि मैं आपको इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स के नाम याद नहीं कराऊंगा। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कर लो, जो बच जाएंगे उसको इंटर पेरिटोनियम में डाल देना। और मैंने ऑलमोस्ट सारे आई गेस एक दो शायद मिस हो गए हूँ, बाकी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन सारे हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, और जो आपकी किडनी बताना ये था कि भाई किडनी आपकी पेरिटोनियम से बाहर होती है। आगे आते हैं बच्चों, यहाँ पर आपकी किडनी का स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, वीनस सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, न्यूरल सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई सारी यहाँ पर वाइंड अप होती है। स्ट्रक्चर, लोकेशन, साइज, हाइट, वेट वो भी हमने डिस्कस कर लिया। पेरिटोनियम के अंदर इसकी क्या मतलब मैनिफेस्टेशन है वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं आपके ब्यूटीफुल यूरेटर की तरफ। यूरेटर की लोकेशन क्या होती है, लोकेशन इसकी साइज क्या होता है, इसके अंदर कहाँ कहाँ पर हमारे पास ना ऑब्स्ट्रक्शन का चांस ज्यादा होता है आपके यूरेटर के अंदर। बच्चों सबसे पहले तो आपको इसकी लेंथ का पता होना चाहिए कि भाई जो यूरेटर है ये कितना लंबा होता है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ यूरेटर लिखें, लेंथ ऑफ यूरेटर। बच्चों जो आपके पास यूरेटर है इसकी लेंथ होती है 22 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल लेंथ है। 22 से कम होगी तो फिर वो शॉर्ट यूरेटर होगा, 30 से ज्यादा होगा तो फिर वो हमारे पास लेंथ यूरेटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर यूरेटर आपका छोटा हो जाए, जो कि बच्चों के अंदर हमें अक्सर नजर भी आता है। तो लेंथ ऑफ यूरेटर सर क्या आ गई हमारे पास, अराउंड द 22 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। अक्सर जगहों के ऊपर 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करो ना, तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर पड़ा हुआ है, साइडों की तरफ देखो, आपकी पेरिटोनियम और पेल्विक रीजन है, ये सारा पेल्विक रीजन है। और जो हमारा मिड एब्डोमिनल पार्ट है जहां पर क्या प्रेजेंट है, किडनी, मिड एब्डोमिनल पार्ट से देखो ये यूरेटर बेचारा यूरिन को पकड़ता है, कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए ये यूरिन को ड्रेन आउट करता है, कहां पर आकर है, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी भी ऑर्गन का साइज उसका बड़ा है या उसका जो पाथवे है वो लेंथी है, तो उसके अंदर डिजीज का चांस भी सबसे ज्यादा होता है। समझ लें, तो अभी मैं आपको यूरेटर की मैनिफेस्टेशन भी बताऊंगा, ये बेचारा किस किस तरह इसके ऊपर ज्यादती होगी। तो लेंथ ऑफ यूरेटर बच्चों क्या है, 22 सेंटीमीटर से 30। अब इसका डायामीटर भी देख लें काइंडली, क्योंकि जब मैंने आपको रीना स्टोन बताने हैं ना डायामीटर ऑफ द यूरेटर, तो आपको पहले एक नॉर्मल यूरेटर के डायामीटर का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई अगर इससे ज्यादा साइज हुआ तो ये यूरेटर को पास नहीं करेगा और वो किडनी के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट होकर सीवियर सिम्टम्स काज कर सकते हैं। हाँ, इस साइज से अगर छोटा छोटा किडनी स्टोन है तो वो इजीली पास आउट हो जाता है। तो हमारे पास जो डायामीटर है वो कितना है, 4 mm से 4 मिलीमीटर से लेकर 6 मिलीमीटर तक आपका जो यूरेटर है बच्चों इसका डायामीटर होता है। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर 6 मिलीमीटर से या 6 mm से जितने भी स्टोन्स कम है
वो इजीली पास आउट हो जाएंगे। जो हम कहते हैं ना कि अक्सर जो यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं जो डिहाइड्रेशन की वजह से अक्सर बन जाते हैं ना, तो उनका साइज 3-4-5 mm इतना ही होता है। उनको हम हाइड्रेट करने की वजह से ना वो यूरिन के अंदर इजीली पास आउट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमने देखना कि 6 मिलीमीटर से अगर किडनी स्टोन का साइज कम है तो वो क्या हो सकता है, पास आउट इजीली हो जाएगा आपके यूरिन के अंदर किडनी स्टोन। लेकिन अगर ये 6 mm से बड़ा हुआ, 7 mm हुआ, 8 mm हुआ, मोस्टली 8 mm से ऊपर की बात की जाती है, फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं बच्चों, वो फिर रीनल पेल्विक के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह पेशेंट के अंदर जो सिम्टम है वो ज्यादा डेंजरस आती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि सर अगर 6 mm से ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, इजीली पास आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव मतलब ये पास आउट हो जाता है, नेगेटिव मतलब ये वाला पास आउट यूरेटर से नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कि सर जो हमारा ब्यूटीफुल सा यूरेटर है इसकी काइंडली ब्लड सप्लाई भी बता दें, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चूंकि आपका यूरिन जो यूरेटर है वो बेचारा इतना लंबा है ना, तो इसलिए हम इसको जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो भी 2 से 3 जगहों से इसको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 वेज ब्लड सप्लाई, कि आपका जो ब्यूटीफुल यूरेटर है इसको 3 जगहों से क्या मिलती है, ब्लड सप्लाई मिलती है। सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करते हैं ना इसके पार्ट्स के अंदर। देखो अगर ये ब्यूटीफुल सी किडनी है, ये आपका यूरेटर आ गया, ये नीचे यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है बच्चों, इसके 3 पार्ट्स हैं। यूरेटर का ये पार्ट कौन सा है, प्रोक्सिमल पार्ट। ये इसका पार्ट कौन सा है, मिड पार्ट। ये इसका कौन सा है, डिस्टल पार्ट। तो ये 3 पार्ट्स हो गए आपके यूरेटर के। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इसकी ब्लड सप्लाई को भी देख लेते हैं। सबसे पहले सर जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसको कौन ब्लड सप्लाई करता है, यूवर्ट कैम्सिकुस। जो प्रोक्सिमल पार्ट है इसको कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो काइंडली याद रखिएगा रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी इज वेरी गुड, दैट सप्लाई द ब्लड सप्लाई टू योर यूरेटर एज वेल। दूसरे नंबर पर आते हैं कि सर जो हमारे पास मिड यूरेटर है, मिड यूरेटर पार्ट है, उसको कौन ब्लड सप्लाई करता है। तो बच्चों मिड वाले के बारे में ना काफी ज्यादा चीजें इसके बारे में आपकी बुक्स ने लिखी हुई हैं। तो इस यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनास्टामोसिस। एनास्टामोसिस, एनास्टामोसिस होता है ना गुच्छे, मतलब डिफरेंट आर्टरीज मिलकर एनास्टामोस आप में कर लेते हैं, गुच्छे बना लेती हैं अपने। तो वही जो उनके एनास्टामोसिस होते हैं वो क्या कर देते हैं, उनकी जो छोटी छोटी ब्रांचेज है वो यहाँ पर इसको ब्लड सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक आर्टरी का नाम बताऊंगा, वो काइंडली लिख लीजिएगा, इलिक आर्टरी। स्पेसिफिकली जो आपकी इलिक आर्टरी है ना वो इसके मिड पोर्शन को ब्लड सप्लाई करती है। तो एनास्टामोसिस अगर कहीं पर लिखा हो या इलिक आर्टरी लिखा हो, दोनों ऑप्शन ही ठीक होती हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं बच्चों डिस्टल पार्ट ऑफ द यूरेटर, डिस्टल पार्ट। और ये यूवर्ट का एमसीक्यूज भी है कि डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेटर को कौन ब्लड सप्लाई करता है। तो ये जो आपके पास है यूरिनरी ब्लैडर को जो ब्लड आर्टरी सप्लाई करती है ना, जिसका नाम क्या था, सुपीरियर वेजिकल आर्टरी। तो ये सुपीरियर वेजिकल आर्टरी ही ब्लड सप्लाई करती है, सुपीरियर वेजिकल आर्टरी ही ब्लड सप्लाई करती है किसको, डिस्टल पार्ट ऑफ योर यूरेटर। ठीक है बच्चों, ये बात आप यहाँ पर याद रखनी है। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। हमारा जो यूरेटर है बच्चों, इस यूरेटर के अंदर ना जंक्शंस होती हैं, 3 जगह के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन का चांस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पर ड्रा करते हैं किडनी को हम ब्लैक से ड्रा करते हैं, तो फिर किडनी से क्या निकल रहा है बच्चों, यूरेटर। और ये यूरेटर आगे ड्रेन कर रहा है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो बच्चों 3 ऐसी साइट्स हैं जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे ज्यादा क्या होता है, चांस होता है आपके यूरेटर के अंदर। और इसको डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने किडनी स्टोन्स को देखना होता है कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ये काज कर सकता है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, फिर हमारे पास ये मिड वाला पोर्शन हो गया, और फिर हमारे पास आता है ये तीसरा। इन्हीं 3 साइड्स के ऊपर ना ऑब्स्ट्रक्शन का चांस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पहला हम लिखते हैं यूरिटेरोपेल्विक जंक्शन, यूरिटेरिक पेल्विक जंक्शन, कि जहां पर यूरेटर आपकी किडनी के साथ मिलता है, पहली जंक्शन ये। और इसी जंक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन का चांस भी होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्टेड साइड ऑफ योर यूरेटर इज द यूरिटेरोपेल्विक जंक्शन। दूसरी जंक्शन कौन सी है बच्चों, मिड पोर्शन। मिड पोर्शन में इसकी जंक्शन है, जंक्शन होता है जहां पर 2 चीजें आपस में मिलती हैं।
तो यहाँ पर यूरेटर का प्रोक्सिमल पार्ट डिस्टल पार्ट के साथ मिला होता है, जिसको मिड पोर्शन कहते हैं। फिर हमारे पास बच्चों तीसरी जंक्शन आती है, दैट इज द यूरिटेरो-वेजिकल जंक्शन। यूरिटेरो-वेजिकल जंक्शन, ठीक है। तो आपने इन 3 जंक्शंस के नाम याद रखने, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं साइड्स के ऊपर क्या है, किडनी स्टोन्स बनने का क्या होता है बच्चों, चांस होता है, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। आगे आते हैं जी, अब हमने कंसेप्ट तो सर सीख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपने चीज पढ़ी है वो आपको चीज अप्लाई भी करनी आनी चाहिए। यूएसएमडी स्टूडेंट्स के अंदर असल में इसी चीज के ऊपर ना एम्फसाइज किया जाता है कि पहले तो उनको पूरी डेप्थ के अंदर पढ़ाया जाता है, फिर जो चीजें बच्चे ने पढ़ी होती है उसी टाइम हम उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों आपके इस क्वेश्चन की तरफ। A 45-year-old man, सबसे पहले तो हम एज को देखते होते हैं, तो सर ये 45 साल का बंदा है। A 45-year-old man with a history of end-stage renal disease undergoes renal allograft transplantation। सर 45 साल का बंदा है, किडनी उसकी फारग हो गई है, एंड स्टेज रीनल फेलियर हो गया, तो हमने उसकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर दी, ठीक है। द डोनर किडनी, अच्छा मुझे पहले ये तो बताएं कि कौन सी किडनी को आप ज्यादातर डोनेट करते हो? राइट सर किडनी लेफ्ट को किडनी डोनेट, को। वाई? लेफ्ट किडनी सर। जिचोम्ब्रतन, क्यों? व्हाई नॉट राइट? राइट इज राइट नॉट वाले पे ब्यूटीफुल। लीवर है ना सर, लीवर भी अफेक्ट होने के चांसेस आई थिंक होंगे। और नहीं सर, इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होता है ना, लीवर कहाँ। सर रीनल वेन बढ़िया उसकी। ये हुई ना बात कि सर जब हमने उसको लाइगेट करना होता है ना ब्लड वेसल को, तो हमें रीनल आर्टरी को, क्योंकि इसकी लेंथ लंबी होती है, हम इसको इजीली लाइगेट करके वहां से किडनी निकाल देते हैं। लेकिन जो राइट साइड का होता है ना, वो बिल्कुल आपकी किडनी के साथ ही क्या होती है, ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, या साथ ही उसके ना इंफीरियर वेना केवा होती है, तो उधर से उसको लाइगेट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं लेफ्ट साइड की किडनी को। तो इस बंदे के अंदर क्या हुआ सर, एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जा, हमने उसकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन की है। द डोनर किडनी एंड द प्रोक्सिमल यूरेटर आर ट्रांसप्लांटेड इन द राइट इलिक फोसा, ठीक है बच्चों। एक तो हमने किडनी उसके अंदर डोनेट की है, दूसरे नंबर हमने प्रोक्सिमल यूरेटर, आगे ना टर्मिनोलॉजी जो हम यूज कर रहे थे, द डोनर किडनी एंड द प्रोक्सिमल यूरेटर आर ट्रांसप्लांटेड इन द राइट इलिक फोसा, ठीक है, वो समझ आ गई हमें। विद इम्प्लांटेशन ऑफ द यूरेटर इनटू द पेशेंट्स ब्लैडर, ठीक है जी। तो सर हमने यूरेटर पकड़ा और उस यूरेटर को हमने पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच कर दिया। 6 days फॉलोइंग सर्जरी द डोनर किडनी अपीयर्स टू बी द फंक्शनिंग वेल, किडनी सही काम करिए, बट द पेशेंट डेवलप्स द फीवर, सर बच्चे जो हमारे पास पेशेंट है उसको बुखार हो गया, राइट लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर उसको पेन होना शुरू हो गया। इमेजिंग स्टडी रिवील अ लार्ज पेल्विक फ्लूइड कलेक्शन, ठीक है। तो जो हमारे पास पेल्विक कैविटी है बच्चों, वहां पर क्या हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी इज परफॉर्म्ड एंड डिस्कवर यूरिनरी लीकेज, तो सर जब हमने उसका इन्वेस्टिगेशन की, लेप्रोटोमी जब हमने की, तो हमें नजर आया कि भाई यहाँ से तो यूरिन लीक आउट हो रहा है पेल्विक रीजन के अंदर, विद सिग्निफिकेंट इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस ऑफ द ट्रांसप्लांटेड यूरेटर, ठीक है जी। तो सर मसला ये हुआ था कि जो हमारे पास प्रोक्सिमल पार्ट वाला ये यूरेटर था, जब हमने उसको लगाया था यूरिनरी ब्लैडर के साथ है, तो इसकी हमें क्या चीज नजर आ रही है, नेक्रोसिस ऑफ द ट्रांसप्लांटेड यूरेटर इमीडिएटली एडजेसेंट टू द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इनटू द ब्लैडर, कि सर जो आपने इस पेशेंट के अंदर यूरेटर लगाया था ना, जिस यूरेटर को पकड़ के आपने यूरिनरी ब्लैडर के साथ लगाया था, जिस जगह के ऊपर यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के साथ लग रहा है ना, वहां से यूरिन लीक आउट हो रहा है, और वो कौन सी हमारे पास जंक्शन है, यूरिटेरो-वेजिकल जंक्शन, ठीक है। द प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द यूरेटर अपीयर्स नॉर्मल, भाई जान प्रोक्सिमल में कोई मसला नहीं है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल ठीक है। द हेल्दी सेगमेंट ऑफ दिस पेशेंट ट्रांसप्लांटेड यूरेटर इज मोस्ट लाइकली रिसीविंग ब्लड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज, हाँ जी। तो जो हमारे पास हेल्दी पोर्शन है यूरेटर का, वो कहां से ब्लड सप्लाई को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जी बताएं। हेल्दी पोर्शन, द हेल्दी सेगमेंट ऑफ दिस पेशेंट्स ट्रांसप्लांटेड यूरेटर इज मोस्ट लाइकली रिसीविंग ब्लड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज, जी स्टूडेंट्स। हेल्दी पोर्शन, नीचे वाला तो हमारे पास नीचे का उन्होंने पूछा नहीं है, पैथोलॉजी नीचे वाले की दे दिए, पूछा उन्होंने हमारे से ये कि भाई जो प्रोक्सिमल वाला यूरेटर है ना, उसको कौन सी ब्लड सप्लाई या कौन सी आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करती है, जी स्टूडेंट्स कम ऑन।
रीनल आर्टरी, वेरी गुड सर। अभी तो हमने डिस्कस किया है कॉमन इलिक आर्टरी है, ये हमारे पास यहाँ इंटरनल इलिक आर्टरी है, ये आपके मिड पोर्शन को सप्लाई करी। लुम्बर आर्टरी से कोई काम नहीं है। फ्रेनिक आर्टरी हमारे पास यहाँ पर होती नहीं, वो डायफ्राम की तरफ होती है। सुपीरियर वेजिकल आर्टरी ये डिस्टल पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो सर जो प्रोक्सिमल पार्ट उसको कौन ब्लड सप्लाई करती है? योर ब्यूटीफुल रीनल आर्टरी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा, साथ हमने एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट भी कर दिए, लेकिन बात यहाँ तक नहीं खत्म होती। यूएसएमली वाले स्टूडेंट्स को साथ फ्लैश कार्ड भी बनाए जाते हैं, ताकि वो जो चीजें पढ़ रही हैं वो रोजाना उनको रिवाइज करें इन अ शॉर्ट टर्म। इसको हम कहते हैं फ्लैश कार्ड। तो बच्चों क्या है, पहला हमारे पास फ्लैश कार्ड क्या है? मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट इनटू द यूरेटर, या मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द यूरेटर अकर्स एट। मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्शन आपके यूरेटर के कहां पर होती है जी? जंक्शंस में। कौन सी जंक्शन? यूरिटेरिक पेल्विक जंक्शन। यूरिटेरिक पेल्विक जंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन। ठीक है, पेल्विक जंक्शन। तो बच्चों ये भी तरीका होता है चीजों को मेमोराइज करने का। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की, इसीलिए तो बच्चों को एग्जाम मतलब वो इजीली निकाल जाते हैं, क्योंकि इतने तो तरीकेकार होते हैं उनको चीजें याद रखने का। मोस्ट कॉमनली यूज किडनी फॉर डोनेशन। हाँ जी, कौन सी किडनी है जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं? तो अभी हमने हाँ जी, लेफ्ट किडनी। ठीक है, आ रहा है आज मजा साथ साथ। सर ये फर्स्ट वाला बता देंगे, यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन इधर। यार इधर क्यों हो रही भाई? नैरो है ना, इधर से देखो, यहाँ पर देख, ये आपकी किडनी से निकल रहा है ना, तो इधर सबसे ज्यादा एंगल डेविएशन होती है। क्या हो रही है यहाँ पर? सबसे ज्यादा एंगल डेविएशन होती है, इस वजह से यहाँ पर मोस्ट कॉमनली होता है। आगे आते हैं बच्चों, आपके यूरिनरी ब्लैडर रह गया। ठीक है सर, यूरिनरी ब्लैडर का सबसे पहले थोड़ा सा इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर बच्चों ये हमारे पास डोम शेप स्ट्रक्चर है। सबसे पहले किस शेप है? डोम शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, दूसरे नंबर कुछ इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइगोन। जहां पर भी यूरिनरी ब्लैडर का जिक्र किया जाए और उसके साथ ट्राइगोन का जिक्र ना किया जाए तो ये बात बनती नहीं है। बच्चों ट्राइगोन आपको पता होना चाहिए कि ट्राइगोन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। काइंडली सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो ये है ट्राइगोन, जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है। ट्राइगोन के अंदर होती हैं 3 चीजें। ट्राइगोन के 3 पार्ट्स का आपको जरूर पता होना चाहिए। एक बच्चे होता है हमारे पास राइट यूरिटेरिक ओरिफिस। क्या है? राइट यूरिटेरिक ओरिफिस। फिर हमारे पास होती है लेफ्ट यूरिटेरिक ओरिफिस, और तीसरा हमारे पास होता है इंटरनल यूरिटेरिक ओरिफिस। इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस। मतलब ये 3 ओरिफिस का मतलब होता है होल। तो ये 3 आपके पास होल्स होते हैं। एक ऊपर से यूरिटर वाला जो होल आ रहा है, जिसको हमने क्या कहा बच्चों कि दैट इज सर इंटरनल यूरिटेरिक ओरिफिस, जो एक हमारा राइट साइड वाला है, एक हमारे पास लेफ्ट साइड वाला, और एक हमारे पास क्या है? इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस। ठीक है, तो ये 3 ओरिफिस आपने याद रखने हैं। 2 ओरिफिस यूरिटर के हैं और एक हमारे पास क्या है? यूरिथ्रा के। तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ट्राइगोन। ठीक है, दीज आर ट्राइगोन। अब आते हैं बच्चों, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल है आपके यूरिनरी ब्लैडर का, जो इसको कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करवाता है, दैट इज अ डिट्रोसल मसल। काइंड इसको याद रखिएगा, क्या नाम है सर इसका? डिट्रोसल मसल। ठीक है, डिट्रोसल मसल ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आपने लिखना है ना, तो गायनी के अंदर मैंने आपको शायद लिखवाया भी था, यहाँ पर लिखें लिवेटर एनी मसल। लिवेटर एनी पेल्विक मसल है शायद इसका नाम ना, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना ये बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो लिवेटर एनी पेल्विक मसल होता है ना बच्चों, ये आपके इस यूरिथ्रा को ना मतलब कि कंस्ट्रिक्ट करके रखता है, ताकि ना जो ऊपर से यूरिन है वो लीक आउट ना हो जाए। तो फीमेल जिनके अंदर बार बार वजाइनल डिलीवरी हो रही होती है ना, उनके अंदर ये लिवेटर एनी मसल ना वीक हो जाता है। जब ये मसल उनके अंदर वीक होता है ना, तो उनके अंदर आपको फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नजर आती है। तो ये भी हमारे पास एक ना उसका यूवर्ड केमिस्ट्री है। तो याद रखिएगा, अगर फीमेल को बार बार वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और उसके बाद उस फीमेल के अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नजर आ रही है, तो कौन सा मसल वीक है? दैट इज द लिवेटर एनी मसल। आगे बात करते हैं कि सर व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ योर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बच्चों, तो यूरिनरी ब्लैडर की ब्लड सप्लाई सिंपल सी है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 टाइप्स की आपने आर्टरीज को यहाँ पर याद रखना है। सर सबसे पहले होती है कॉमन इलिक आर्टरी, जो ऊपर होती है। अभी मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉमन इलिक
आर्टरी। अब ये जो कॉमन इलिक आर्टरी है ना बच्चों, ये क्या करती है, ये आगे जाके ब्रांचेस देती है, ठीक है जी। एक होती है राइट कॉमन इलिक आर्टरी, एक होती है हमारे पास लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी। क्या सर? राइट कॉमन इलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी। अब ये जो इलिक आर्टरीज ना, ये भी क्या करती हैं, आगे जाके ब्रांचेस देती हैं। कौन कौन सी? एक्सटर्नल इलिक आर्टरी, एक्सटर्नल इलिक आर्टरी एंड द इंटरनल इलिक आर्टरी। इसी तरह बच्चों यहां से भी निकलती है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी एंड द इंटरनल इलिक आर्टरी। अब ये बच्चों जो इंटरनल इलिक आर्टरी है ना कांडी, यहाँ पर देखिएगा, ये जो इंटरनल इलिक आर्टरी ना, ये हमारे पास ब्रांचेस देती हैं जो आपके यूरिनरी ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करती हैं। इंटरनल इलिक आर्टरी कौन सी ब्लड वेसल देती है सर? इंफीरियर, इंफीरियर वेजिकल आर्टरी। कौन सी सर? इंफीरियर वेजिकल आर्टरी। ये इंफीरियर वेजिकल आर्टरी हमारे पास क्या करती है, मेजर पोर्शन जो आपकी होता है ना इसका यूरिनरी ब्लैडर का, ये इसको ब्लड सप्लाई करती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना डायग्राम को भी, तो ये इंटरनल इलिक आर्टरी आ रही है, ये इंफीरियर वेजिकल आर्टरी, और ये इंफीरियर वेजिकल आर्टरी आगे बहुत सारी ब्रांचेस दे रही है। देखो ये हमारे पास प्रोस्थेटिक आर्टरी को भी दे रही है, यूरिथ्रल आर्टरी भी इसी से निकल रही है, कैप्सुलर आर्टरी भी इससे निकल रही है। तो मतलब इससे आगे जितना भी जेनिटलिया का पोर्शन होता है उसको ब्लड सप्लाई ये हमारे पास इंफीरियर वेजिकल आर्टरी से ही मिलती है, ठीक है। और इंफीरियर वेजिकल आर्टरी की छोटी छोटी दो ब्रांचेस हैं that are directly supplying the blood to your urinary bladder, ठीक है। इंफीरियर वेजिकल आर्टरी और साथ इसकी एक और वेजिकल आर्टरी लिख लें, that is the superior वेजिकल आर्टरी। तो जो ऊपर वाला हमारे पास पोर्शन होता है ना, सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, तो बच्चों ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको सुपीरियर वेजिकल आर्टरी करती है, और जो इससे नीचे वाला इसको इंफीरियर वेजिकल आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। ये आपने याद रखनी। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा एक और एमसीक्यू उसको डिस्कस कर लें, क्योंकि जो पढ़ना है उसको अप्लाई भी हमने करना है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली काज ऑफ दिस इन्फेंट्स प्रेजेंटेशन। तो जो बच्चा हमारे पास आया हुआ है उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसका काज उन्होंने हमसे पूछा है। अब 4 month ओल्ड गर्ल, 4 month की एक बच्ची है, इज डायग्नोज विद फिब्राइल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या है सर? फिब्राइल मतलब सर फीवर भी है, और पेशेंट को क्या है, यूटीआई है, गर्ल है, ठीक है। अवॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम, जो हम अक्सर आपके यूरिनरी ब्लैडर को और यूरेटर को देखने के लिए जो हम स्कोप इस्तेमाल करते हैं ना, वो ये हमारे पास सिस्टो यूरिथ्रोग्राम होता है, ठीक है। जैसे ईसीजी करवाते हैं ना, ईसीजी आपको हार्ट के बारे में बता देती है, ये सिस्टो यूरिथ्रोग्राम आपकी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के बारे में बता देता है, ठीक है। अवॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम शो रेट्रोग्रेड यूरिन फ्लो इनटू द राइट यूरेटर। तो सर जब हमने ये वाला मतलब कि सिस्टो यूरिथ्रोग्राम के जरिए देखा कि उस बच्चे के अंदर रेट्रोग्रेड का मतलब होता है बैक साइड की तरफ, रेट्रोग्रेड यूरिन फ्लो इनटू द राइट यूरेटर के मतलब यूरिनरी ब्लैडर से ना राइट यूरेटर के अंदर ब्लड यूरिन जा रहा था उस बच्चे के अंदर, बट नो एसोसिएटेड यूरेटरल डायलेशन। लेकिन क्या रहा, यूरेटर में अभी डायलेशन नहीं हुई थी, सिर्फ बैक शंट हो रहा था यूरिन का वहां से। 1 year लेटर अवॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम इज रिपीटेड, 1 साल बाद हमने उसको रिपीट किया, एंड शोज नो एबनॉर्मैलिटी। अब वो बच्चा हमारे पास क्या हो चुका था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली काज ऑफ दिस इन्फेंट्स प्रेजेंटेशन। तो कह रहे हैं कि यार इस बच्चे को 1 साल पहले जो यूटीआई हो रहा था उसका काज क्या था, और 1 साल बाद उसका जो यूटीआई वो ठीक भी हो गया। 1 साल पहले उसको बैक शंट हो रहा था यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरेटर के अंदर, अब वो बैक शंट नहीं हो रहा, तो व्हाट कैन बी द रीजन, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं बच्चों। प्रेजेंस ऑफ द पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल, बच्चों ने ये तो प्रेजेंट वैसे भी होता है, तो इससे कोई हमारे पास रिलेशन नहीं है। आगे थी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द रेनल स्टोन, नहीं भाई, अगर रेनल स्टोन की वजह से होता तो आपको पता सुप्रा प्यूबिक पेन भी होनी थी, पेशेंट के अंदर और भी सिम्टम्स आनी थी। डैमेज टू द रेक्टोवेजाइनस सेप्टम, अगर रेक्टोवेजाइनस सेप्टम अगर डैमेज होता ना तो सिम्टम अभी तक कंटिन्यू रहनी थी, और उसके साथ और भी आपको सुप्रा प्यूबिक पेन जो वो वाली भी सारी सिम्टम आनी थी, ठीक है। इस बच्चे के अंदर बच्चों क्या था, इसका जो यूरेटर था उसका साइज छोटा था, जो कि बाद में क्या हुआ था, साइज उसका इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो सिम्टम है वो ठीक हो गया। तो शॉर्ट कंजेनिटल शॉर्ट इंट्रावेसिकुलर, अगर यूरेटर छोटा है तो वो बाद में कैसे ठीक होगा? भाईजान यूरेटर की लेंथ गेन होती रहती है, 1 साल तक यूरेटर की लेंथ, 1 साल लगता है यूरेटर को अपनी लेंथ गेन करने के लिए, समझ रहे? ओके। तो ये हम जी, तो ये देखो उसने कहा ना आफ्टर 1 year, तो यहाँ पर 1 year के बाद उसका जो यूरेटर का साइज था वो गेन हो चुका था, अब वो हमारे पास बैक शंट नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए बच्चा हमारे पास ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना, जिन लोगों के अंदर
अब देखो ना, जिनके तो ठीक हो गए उनके अंदर यूटीआई अब दोबारा नहीं होता, लेकिन जिनका शॉर्ट ही रहता है ना बच्चों, उनके अंदर दोबारा फिर रिकरेंट यूटीआई हो रहा होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है। प्राइमरी सर ये सबका शॉर्ट रहता है स्टार्टिंग में? नहीं सर, सबका हाँ सबका शॉर्ट रहता है मैं कुछ और सोच गया, सबका शॉर्ट रहता है, बाद में ठीक हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ का हमेशा ही शॉर्ट रहता है, सर तो उनके अंदर फिर सबको recurrent UTI। सिम्टम्स तो नहीं आते ये जिस तरह? अब भाई आते हैं, क्यों नहीं आते, बच्चों को बार बार इन्फेक्शन, कभी नहीं आपने सुना इनको बार बार सर इन्फेक्शन हो रहे हैं। सर ये जब शॉर्ट है तो क्या हम किसी मेडिकेशन के थ्रू इसे ठीक कर सकते हैं, या नहीं ये नहीं ऑटोमेटिक खुद नहीं हो जाता करेंगे है? सर, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, सही। नेचुरल प्रोसेस है, वो खुद ब खुद ठीक होगा। अब आओ बच्चों यहाँ पर देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन, दैट इज अ प्राइमरी वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स, कि अगर किसी बंदे के अंदर वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स कंटिन्यू रहता है, जैसे हमने बच्चे में कहा सर पहले कंटिन्यू था फिर बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर एक बंदे के अंदर ये कंटिन्यू रहे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स डिजीज भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले आप देखो, ये ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर हमारा जो पूरा ट्राइगोन है इसके अंदर क्या हो चुका है, यूरिन आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, ये डिट्रोसल मसल है आपके यूरिनरी ब्लैडर का। अब देखो आप, एक मेरे पास है राइट यूरिटर, ये है राइट, और ये आपको नजर आ रहा है लेफ्ट यूरिटर। अगर आप नोटिस करोगे ना तो आपको लेफ्ट यूरिटर ये क्या नजर आ रहा है, डायलेटेड भी नजर आ रहा है, ठीक है। और ये डायलेटेड क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हो रहा है बैक शंट। अगर आप इससे नीचे वाली डायग्राम इसको देखो ना, तो यहाँ पर हमारे पास वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स हो रहा है, और ये रिफ्लेक्स क्यों हो रहा है, आपने इसका देखना है एंगल, काइंडली इसके एंगल को देखिएगा। ये एंगल आपको नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये एंगल आपको नजर आ रहा है ज्यादातर वर्टिकल। तो अगर कंजेनिटल इश्यू की वजह से आपका जो यूरिटर है उसका एंगल ज्यादा हॉरिजॉन्टल होगा, तो बच्चे के अंदर वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स डिजीज हो जाएगी। ये आपका ये एबनॉर्मल मतलब कंजेनिटल इश्यू है, कि अगर एंगल इसका ठीक नहीं होता, ये ज्यादा हॉरिजॉन्टल एंगल हो जाए, तो बच्चे के अंदर क्या होगा सर, बार बार जो यूरिन है वो यूरिटर के अंदर जाएगा, वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स होगा। जब वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स होगा तो बच्चे के अंदर क्या होगा सर, बार बार बैक्टीरियल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, ठीक। ये चीज भी आपने यहाँ पर याद रखनी है, और बच्चों में काफी कॉमन है ये। आगे आते हैं जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर, क्योंकि जो पढ़ा है उसको अप्लाई भी करना है। A 20-year-old man is brought to the emergency department after a motor vehicle collision, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद यंग बच्चा जरियाब की तरह का क्या हुआ, हॉस्पिटल में आया। ब्लड प्रेशर बच्चों इसका ठीक है, पल्स इसकी ठीक है, जो इसकी रेस्पिरेशन है वो भी ठीक है। देखो मैं ना अभी थोड़ा सा आपको रैपिडली करवा रहा हूँ, लेकिन ये एक क्वेश्चन के ना डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, क्वेश्चन के सेगमेंट्स, फिर उनकी कोरिलेशन, फिर एप्लीकेशन करके फिर क्वेश्चन को समझा जाता है। लेकिन अभी हमारा थोड़ा सा स्टार्टअप है, तो इंशाल्लाह आगे जाके ना आपको मैं सारी टेक्निक्स भी बताऊंगा। ऐसे नहीं, यूएसएमडी वाले बच्चे जिनके 318 एमसीक्यूज होते हैं, वो 8-9 घंटे के अंदर करके भी आ जाते हैं। तो वो बच्चों ये डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जो आपको मतलब कि 10-15 सेकंड के अंदर आप पूरे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके आपको समझ आ चुकी होती है कि हाँ भाई पूछा क्या था, मैंने लगाना क्या है। आप लोग कहते हैं ना कि सर आप 80 सेकंड्स देते हो, तो दैट्स नॉट इनफ बच्चों, 80 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं। 40-50 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को एनालिसिस, उसकी ब्रेक डाउन करके एनालिसिस हो चुका होता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस और काफी ज्यादा ना टेक्निक्स चाहिए होती है, इंशाल्लाह जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ना आगे बताता रहूंगा। बच्चा हमारे पास 20 साल का है, एक्सीडेंट के साथ आया है, ठीक है जी। इसके वाइटल्स नॉर्मल है, द एयरवे इज इंटैक्ट, एयरवे में कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेथ साउंड्स भी ठीक है, हार्ट साउंड्स भी ठीक है। देयर इज अ ब्रूजिंग, पंजाबी में कहते नहीं कि इन्हू नील पै गए, ये वो ब्रूजिंग हुई है। देयर इज अ ब्रूजिंग अक्रॉस द सेंट्रल लोअर एब्डोमेन के ऊपर सर ब्राउजिंग है, एंड द सुप्रा प्यूबिक एरिया, ठीक है बच्चों। आपके ना यूरिनरी सिस्टम के अंदर दो एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट है, एक सुप्रा प्यूबिक और एक फ्लैंक। जहां पर फ्लैंक का वर्ड यूज करें उसका मतलब ये बैक साइड की तरफ, आपने अक्सर देखा किडनी स्टोन वाले पेशेंट को बैक साइड की तरफ पेन होती है, उसको हम फ्लैंक एरिया कहते हैं। और सुप्रा प्यूबिक ये बिल्कुल अंटीरियर वाला पोर्शन जहां पर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है आपका, दैट इज कॉल्ड द प्यूबिक एंड द सुप्रा प्यूबिक एरिया। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें सर एक तो ब्रूजिंग नजर आ रही है उसके लोअर एब्डोमेन के ऊपर, और दूसरा हमें सुप्रा प्यूबिक एरिया के अंदर क्या है, टेंडरनेस नजर आ रही है वहां पे, ठीक है। मतलब कि टेंडरनेस का मतलब हार्डनेस प्लस उस बंदे को साथ ना पेन भी हो रही है। चेस्ट एक्सरे एंड द पेल्विक एक्सरे रिवील्स नो फ्रैक्चर, भाई कोई फ्रैक्चर नहीं है उस बंदे के अंदर। बेड साइड अल्ट्रासाउंड शोस इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड, ये लो ऐसे नहीं, मैं आपको ऊपर सारा कुछ करवा के आया हूँ, देयर इज अ रीजन।
बेड साइड अल्ट्रासाउंड जब आपने उसका, क्योंकि देखो हम हमेशा क्या करते होते हैं, पहले क्लिनिकल सिम्टम देखते हैं, नहीं पता चला, एक्सरे कराया नहीं पता चला, सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड करवाया नहीं पता चला, सीटी स्कैन करवाया नहीं पता चला, एमआरआई करवाया नहीं पता चला, फिर हम क्या करवाते हैं, बायोप्सी। बात बताने का मकसद है कि हम ये 4-5 इन्वेस्टिगेशन को स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर आपको एक्सरे से पता है तो आपने सीटी स्कैन नहीं करवाना, सीटी स्कैन से पता चल गया तो आपने एमआरआई नहीं करवानी, एमआरआई से पता चल गया तो बायोप्सी आपने नहीं करनी, ठीक है। लेकिन ट्यूमर्स के अंदर बायोप्सी कंपलसरी होती है। यहाँ पर बच्चों एक्सरे से हमें पता नहीं चला, हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवा लिया, ठीक है। आपको सारा मेडिसिन की भी टेक्निक्स बता रहा हूँ। आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड नजर आ गया। चलो जी, बंदे की पेरिटोनियम के अंदर फ्लूइड है, वहां पर ब्लड इकट्ठा हुआ है, यूरिन डिपस्टिक टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द ब्लड। तो भाईजान उसका हमने जो यूरिन डिपस्टिक टेस्ट है ना, तो मतलब कि उसके यूरिन के अंदर भी ब्लड आ रहा है, हिमाचूरिया हो रहा है। सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन एंड द पेल्विस इज मोस्ट लाइकली टू रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज इन दिस पेशेंट। तो जब सर हमने अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें नजर आया कि भाई इंट्रापेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड है, मतलब कि हैमरेज हो गया उस पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से सुप्रा प्यूबिक एरिया में टेंडरनेस भी और ब्रूजिंग भी, तो इस बंदे को ब्लंट मतलब कि इंजरी हुई है। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर इसका फटा है, यहाँ यूरिटर इसका फटा है, यहाँ अगर फीमेल होती तो उसकी ओवरी या फ्लोपियन ट्यूब के बारे में, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर मतलब उसके अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर सुप्रा प्यूबिक की बात हो रही तो सुप्रा प्यूबिक मेल के अंदर जाता है यूरिनरी ब्लैडर ही आता है। अब हमने देखना है कि भाई आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर के साथ ऐसा क्या हो गया है, या जिसकी वजह से इसकी पेरिटोनियम के अंदर क्या फ्लूइड इकट्ठा हो गया। तो सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन एंड द पेल्विस इज मोस्ट लाइकली टू रिवील व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज इन दिस पेशेंट। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर तो हमें पता चल गया था सर पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर फ्लूइड चला गया। फिर हमने सीटी स्कैन देखा कि भाई वो फ्लूइड गया कहाँ पे, मतलब वो किस वजह से गया है, कौन सी चीज की इंजरी हुई है। तो सीटी स्कैन के ऊपर बच्चों अब हमने उसकी इंजरी बतानी, तो इंजरी अब आपने बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रापेरिटोनियल एंड द एक्स्ट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स, क्योंकि उसने टर्म कौन सी यूज की है, इंट्रापेरिटोनियल। लेकिन मजे की बात यह है कि बच्चों जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है दैट इज द एक्स्ट्रापेरिटोनियल, ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आता ही नहीं। अगर आप देखो ना, ये देखो, ये जो मैं ब्लू से ड्रा कर रहा हूं, ये पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है ये पेरिटोनियल कैविटी से बाहर है। तो लेकिन उसने कहा कि जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है ना वो पेरिटोनियम के अंदर, मतलब फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इंजरी हुई है और इस पेरिटोनियल एरिया के अंदर क्या गया है, वो आपका ब्लड गया है। तो जरा बताएं कि इंजरी कहाँ पर हुई है। सबसे पहले बच्चे, ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटीरियर यूरिथ्रा, भाई यूरिथ्रा तो हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, एंटीरियर यूरिथ्रा तो ये पड़ा हुआ, यहाँ पर यूरिथ्रा के अंदर अगर इंजरी हो रही है तो वो सुप्रा प्यूबिक रीजन में तो नहीं ना जाएगी, या वो आपकी पेरिटोनियम के अंदर तो नहीं ना जाएगी, ये तो बहुत ही नीचे हमारे पास है। रीनल लेसरेशन, नहीं सर, रीनल जो किडनी भी है वो भी हमारे पास क्या है, वो पेरिटोनियम से बाहर है, तो उसकी भी यहाँ पर इंजरी नहीं है। ब्लैडर नेक रप्चर के सर, जो ब्लैडर की नेक है, ये देखो बच्चों नेक, अगर नेक रप्चर कर जाती तो ब्लड जो है वो जो यूरिन है वो अगर यूरिथ्रा में जाना था, वो बैक्शन तो नहीं ना करना था। एंटीरियर ब्लैडर वॉल रप्चर के सर, ये जो ब्लैडर की एंटीरियर वॉल है ना, ये इसकी एंटीरियर आगे वाली एंटीरियर वॉल, क्या वो रप्चर हुई, उसकी वजह से पेरिटोनियम कैविटी में ब्लड गया चला गया, यूरिन चला गया? नहीं सर, वो भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे पास आगे साइड की तरफ है। तो सर द एग्जैक्ट आंसर इज द ब्लैडर डोम रप्चर। तो ब्लैडर का जो डोम है, जो इसकी छत है, ये देखो, ये लिखा हुआ ना ब्लैडर डोम, काइंड देखिए, ये आपके ब्लैडर का ऊपर वाला पोर्शन है। तो जब हमारे पास इस पेशेंट के अंदर यहाँ से कंप्रेशन आई ना आगे एंटीरियर पोर्शन के अंदर, तो बच्चों कंप्रेशन की वजह से इसका जो ब्लैडर डोम था ना, ये क्या करे, यहाँ से रप्चर हो गया था। जब ये इस साइड से रप्चर होगा तो आप देखो ब्लड कहाँ पे जाएगा, या यूरिन कहाँ पर जा रहा है, वो आपकी पेरिटोनियम के अंदर चला जाता है, क्योंकि बिल्कुल ब्लैडर डोम के आगे पेरिटोनियम थी। तो अगर ब्लैडर डोम का रप्चर होगा फिर आपकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ब्लड जा सकता है। ओह माय गॉड, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं कि सर अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है हिमाचूरिया के साथ, चलो जी, सारी जिंदगी के लिए मैंने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है। बंदा अगर ये हिमाचूरिया के साथ आता है, हिमाचूरिया होता है ब्लड इन यूरिन, तो हमारे पास हमने देखना है कि इस पेशेंट के अंदर चूंकि ब्लड के अंदर यूरिन आ रहा है ना, तो अब यूरिन तो आपकी किडनी से भी बन रहा है, यूरेटर को भी पास कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को भी पास कर रहा है, वो मेरे पास यूरिथ्रा को भी पास कर रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार अगर इसकी यूरिन के अंदर ब्लड है तो पेशेंट में प्रॉब्लम कहाँ पर है, किडनी में प्रॉब्लम है, यूरेटर में प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है, या यूरिथ्रा में प्रॉब्लम है? हाउ आई विल कम टू नो अबाउट दिस कंसेप्ट? तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले बच्चों, अगर पेशेंट पेशाब करता है और स्टार्ट के अंदर उसको ब्लड आता है, नंबर 1 इज इनिशियल हिमाचूरिया,
इनिशियल हिमाचूरिया क्या है? पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब जब मैं पेशाब करता हूँ तो जो स्टार्टिंग वाले कतरे हैं उनके अंदर खून आता है, उसके बाद मेरा यूरिन बिल्कुल ठीक होता है। तो अगर इनिशियल हिमाचूरिया है, इसका मतलब है कि इसके यूरिथ्रा के अंदर कोई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है भाई? कोई ना कोई इसको ट्यूमा हुआ होगा, ठीक है। तो यूरिथ्राइटिस की वजह से, यूरिथ्रा के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से पेशाब के स्टार्ट के अंदर आपको क्या हिमाचूरिया मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं टर्मिनल हिमाचूरिया। अब पेशेंट आपके पास आता है, आपको आके बताता है डॉक्टर साहब जी फीस जमा करवा दिया आपने, आप पूछोगे, वो कहेगा जी डॉक्टर साहब। फिर आप कहेंगे जी अपने मसले बताओ, वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं जब पेशाब कर लेता हूँ ना तो मुझे पेशाब के लास्ट के ऊपर क्या आते हैं? खून के कतरे आते हैं। मतलब कि टर्मिनल हिमाचूरिया, जो आपके पास यूरिनेशन के लास्ट के ऊपर अगर आपको ब्लड मिलता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल हिमाचूरिया। तो बच्चों जब भी टर्मिनल हिमाचूरिया होता है तो आपने किस किस चीज के बारे में सोचना है कि यहाँ इसको प्रोस्टेट कैंसर है, यहाँ इसको बीपीएच है, यहाँ इसको यूरोलिथियासिस है, मतलब यूरिनरी यूरिटर के अंदर इसके किडनी स्टोन है, यहाँ सिस्टाइटिस है, यहाँ क्या है? यूरोथीलियल कैंसर है, यहाँ क्या इसको यूरोथीलियल यूरिटर के अंदर इसको कैंसर बना हुआ है। तो अगर पेशाब के लास्ट के ऊपर खून आता है तो बच्चों पेशेंट के यूरिटर या यूरिनरी ब्लैडर या प्रोस्टेट, ये देखो ये पोर्शन, इस सारे पोर्शन के अंदर मसला हो सकता है अगर लास्ट के ऊपर पेशेंट के अंदर ब्लड आता है, ठीक है। अगर क्या हमारे पास पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं जैसे ही पेशाब करता हूँ ड्यूरिंग होल यूरिनेशन देयर इज ब्लड। क्या अब ये नहीं है कि स्टार्ट के अंदर आया उसके बाद ठीक था, या स्टार्ट में ठीक था तो लास्ट पे खून के कतरे आए या पेशाब के अंदर? नहीं। पेशेंट आपको बताता है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर मामला बड़े सीरियस हैं, मेरी पूरी यूरिनेशन के दौरान क्या होती है? ब्लड ब्लीडिंग होती है या हिमाचूरिया होता है, पूरा ब्लड ही मेरा स्टार्ट के अंदर भी जो मेरे पास यूरिन उसमें ब्लड होता है, लास्ट तक भी उसके अंदर कंटिन्यू क्या ब्लड ही आता रहता है, या वो आपको क्या बताएगा कि मतलब कि रेड कलर का मुझे यूरिन आता है। तो बच्चों जब होल यूरिनेशन के दौरान हिमाचूरिया है तो आपने किडनी यूरेटर के बारे में ज्यादातर चीजें सोचनी। क्या हो सकता है? रीनल मैच मतलब किडनी कैंसर हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है जिसमें हमारे पास नेफ्रीटिक सिंड्रोम है, यूरोलिथियासिस है किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है, इसमें यूरेटर में स्टोन है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पाइलोनेफ्राइटिस, यूरोथीलियल कैंसर, ट्यूमा, रीनल पेल्विक नेक्रोसिस, ठीक है। तो अगर कंप्लीट यूरिनेशन के दौरान ब्लीडिंग होती रही है तो किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, जब हम सब कुछ पढ़ चुके होते हैं फिर हम आते हैं रैपिड रिवीजन की तरफ। कुछ स्टूडेंट्स की ये रैपिड रिवीजन होती है और कुछ क्लासेस के स्टूडेंट्स क्या ये कंप्लीट लेक्चर भी होता है, ठीक है। बट इट्स डिपेंड अपॉन कि किस स्टूडेंट की ना क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रीनल ब्लड फ्लो। तो बच्चों रीनल ब्लड फ्लो क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट रीनल वेन रिसीव 2 एडिशनल वेन्स, जिसके अंदर कौन कौन सी है सर? एक लेफ्ट सुप्रा रीनल और दूसरा है लेफ्ट गोनेडल वेन। तो बच्चों जो मैंने आपको बताया था ना कि लेफ्ट रीनल वेन के अंदर वेन्स आपकी ड्रेन करती हैं, तो एक आपकी सुप्रा रीनल वेन भी है। सुप्रा रीनल वेन कौन सी है? जो आपके सुप्रा रीनल ग्लैंड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, और दूसरी आपकी लेफ्ट गोनेडल वेन है, ठीक है। रीनल मिडुला क्या लिखा उन्होंने? रीनल मिडुला रिसीव सिग्निफिकेंट लेस ब्लड फ्लो देन द रीनल कॉर्टेक्स। जी डॉक्टर साहब किसको कम ब्लड मिल रहा है? रीनल मिडुला को सर कम ब्लड मिल रहा है, आपकी कॉर्टेक्स को क्या इनफ ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। दिस मेक्स मिडुला वेरी सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया एंड द वल्नरेबल टू द इस्केमिक डैमेज। तो पूछा जाता है अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस आकर किस पोर्शन में होती है? तो आपकी रीनल मिडुला के अंदर होती है। लेफ्ट किडनी इज मोस्ट कॉमनली डोनेटेड, ये लो, लेफ्ट किडनी इज मोस्ट कॉमनली टेकन during the living donor than the right because it has a longer renal vein, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे आते बच्चों ग्लोमेरुलर एनाटॉमी। ग्लोमेरुलस की एनाटॉमी क्या है? ग्लोमेरुलस की एनाटॉमी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स के आपने नाम याद रखने हैं। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर आते हैं पोडोसाइट्स। क्या है ये जो आपको फुट शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं? दीज आर पोडोसाइट। फिर उसके बाद हमारे पास आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दीज आर द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर। जैसे हम पढ़ा था ना हमने ब्लड ब्रेन बैरियर, इसी तरह बच्चों ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर भी होता है, जिसके तीनों पोर्शंस आपने नाम याद रखने हैं, पोडोसाइट, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। काइंडली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर के तीनों स्ट्रक्चर्स का नाम पता होना चाहिए, पोडोसाइट्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। जैसे हमने ब्लड ब्रेन बैरियर में भी हमने पढ़ी होती है उसकी तीनों सेगमेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास ग्लोमेरुलस का पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर होते हैं बच्चों मेसेंजियल सेल्स, जो आपको दरमियान के अंदर ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, दिस इज द मेसेंजियल सेल्स एंड देन वी हैव द वुमेन कैप्सूल, यू नो दैट। इसके अलावा ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट है, ये मेरे पास इफरेंट आर्ट्रियोल है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल।
ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं, ब्यूटीफुल रेनिन को रिलीज करते हैं। तो इनकी लोकेशन आपकी डीसीटी के ऊपर होती है, काइंडली याद रखिएगा। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स की जो लोकेशन होती है ना, वो डीसीटी के ऊपर होती है। यहाँ पर इन्होंने मतलब कि थोड़ा सा गलत करके लिखा हुआ, तो डीसीटी के ऊपर आपके ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। आगे आते हैं बच्चों, कोर्स ऑफ द यूरेटर्स, ठीक है। कोर्स ऑफ द यूरेटर अराइजेस फ्रॉम द रीनल पेल्विस, ट्रेवल्स अंडर गोनेडल आर्टरीज, ओवर कम ओवर द इलिक आर्टरी। ये सारा इन्होंने कोर्स लिखा कि किसके ऊपर से ये जा रहा है, किसके नीचे से जा रहा है। तो ये हमारे पास गोनेडल आर्टरीज के नीचे से क्रॉस करता है, और जो हमारे पास इलिक आर्टरी है उनके ऊपर से क्रॉस करता है। मैं आपको अभी इसकी ना डायग्राम ऊपर बनी हुई, मैं आपको दोबारा वहां से जाकर दिखा देता हूँ। अंडर यूट्राइन आर्टरी, वास डेफरेंस एंड रिट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। ये भी रिट्रोपेरिटोनियल है। किसके ऊपर से जा रहा है, ओवर कॉमन इलिक आर्टरी, और अंडर किसके जा रहा है बच्चों, ये वास डेफरेंस। मैं अभी आपको ऊपर डायग्राम से ना दिखा भी देता हूँ इसको। गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स, गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर, लाइगेशन ऑफ द यूट्राइन एंड द ओवेरियन वेसल्स। बच्चों जब मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आप ओवरी के साथ पंगा करो, ओवरी की आर्टरीज के साथ पंगा करो, आप यूट्रस की आर्टरी के साथ पंगा करो, तो सब के अंदर बेचारा यूरेटर जो है ना वो रगड़ा जाता है, क्योंकि वो इनके बिल्कुल पास होता है। मे डैमेज द यूरेटर, यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन और द लीक आउट, ठीक है। तो अक्सर गायनाकोलॉजिकल जब सर्जरीज होती है ना, तो उसके बाद हम यूरिन पास आउट जरूर देखते हैं कि कहीं हमने यूरेटर को तो डैमेज नहीं कर दिया। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेसेस द इंट्राम्यूरल यूरेटर, प्रिवेंटिंग द यूरिन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो कह रहा है सर नॉर्मली हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये कंप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करता है और यूरेटर को क्या कर देता है, ऊपर से बंद, ताकि रिफ्लेक्स ना हो जाए। जैसे हमने वो वॉल्व भी पढ़े ना आपके हार्ट के अंदर। 3 कॉमन साइट्स ऑफ द यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी है जी, यूरेटेरो-पेल्विक जंक्शन है, उसके बाद पेल्विक इनलेट, वही जो मैं आपको मिड पोर्शन बता रहा था, उसके बाद यूरेटेरो वेजिकल जंक्शन। ये 3 हमारे पास क्या होती हैं, जंक्शंस होती हैं। वाटर फ्लो ओवर द इलिक एंड अंडर द ब्रिज, मतलब यूट्राइन आर्टरी एंड द वास डेफरेंस, वही लिखा हुआ है कि किन के ऊपर से ये क्रॉस करेगा, किन के ये नीचे से क्रॉस करता है, ठीक है। तो बच्चों ये चीजें आपने क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। दैट इज अबाउट द एवरीथिंग ऑफ द एनाटॉमी ऑफ योर ब्यूटीफुल किडनी एंड यूरेटर एंड द यूरिनरी ब्लैडर। हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, हमने इसके अंदर फ्लैश कार्ड्स को डिस्कस किया। ये देखो बच्चों, जो मैं वो पर बता रहे थे ना वहां पर, तो ये आपका यूरेटर आ रहा है, और ये यूरेटर किसके ऊपर से जा रहा है, ये इलिक आर्टरी के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, ये मतलब कि वास डेफरेंस है। इसको थोड़ा सा साफ करके देख लेते हैं। ये येलो कलर का आपका यूरेटर है, येलो कलर के। इसके सबसे पहले देखो यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी काइंडली देखिएगा, यूट्राइन आर्टरी के ये नीचे है, ये यूट्राइन आर्टरी के नीचे होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। उसके अलावा आपके जो यूरेटर, इसके नीचे क्या होता है, वो हमारी है इंटरनल इलिक आर्टरी। ये देखो नंबर 1 इलिक आर्टरी इसके नीचे होती है, और ये खुद किसके नीचे होता है, यूट्राइन आर्टरी के नीचे होता है, ठीक है। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर यहाँ से देख रहे हैं ना, ये है यू वर्ल्ड का एमसीक्यूज है, इसको इजी ना लेना। पूछा जाता है कि जो यूरेटर उसके नीचे से कौन क्रॉस कर रहा है, तो यूरेटर के नीचे से इलिक आर्टरी है, और यूरेटर खुद किसके नीचे से क्रॉस कर रहा है, वो यूट्राइन आर्टरी के नीचे से क्रॉस कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो इट रियली मेक सेंस। हमने ईच एंड एवरीथिंग, आपकी किडनी की वेट, साइज, सब कुछ, क्वेश्चन, उसके बाद फ्लैश कार्ड्स, स्ट्रक्चर्स, क्लिनिकल एप्लीकेशंस, आउट ऑफ द बॉक्स हमने सारी चीजों को क्या कर ली, यहाँ पर रैपिड रिवीजन भी हमने लास्ट पे जाकर कर ली, ठीक है। सो दैट्स अबाउट टुडे लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।